हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणाजी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा केमिस्ट्री पार्ट ऑफ योर नीट MJT1। तो पेपर काफ़ी आसान था, वही 45 क्वेश्चंस हैं। पहले 15 इनऑर्गेनिक के हैं, देन फॉलोड बाय ऑर्गेनिक एंड फॉलोड बाय फिजिकल। तो लास्ट में फिजिकल के 15 क्वेश्चंस हैं। पेपर बेटा काफ़ी आसान है जैसा हमने पहले बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्या पूछा गया है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ मेटल एटम / ion in octahedral complex with D4 configuration if delta naught is less than pairing energy। तो यहां पे आपके पास 3 इंफॉर्मेशन हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक जो है अरेंजमेंट ही पूछा है। तो पहला बताया गया है कि बेटा D4 है, ठीक है, इतना अपने को क्लियर है। फिर बोल रहे हैं कि भाई कैसा है कॉम्प्लेक्स? ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ठीक है। और थर्ड इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है कि डेल्टा नोट से ज्यादा किसकी वैल्यू है? पेयरिंग एनर्जी की। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पेयर कराने के कंपैरिजन में क्या करूंगा बेटा? ईजी में इलेक्ट्रॉन्स को ले जाना चाहूंगा, क्योंकि स्प्लिटिंग कम है और पेयर कराने में मेरी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहां पे मुझे क्या समझ में आया कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग आपको आनी चाहिए बेटा। इसके लिए मान लीजिए ये मेरे जो हैं है ना फ्री स्टेट में जो ये फ्री मेटल एटम या फिर आपके जो आयन हैं उसके क्या है बेटा? ये 5 डी के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अगर स्फेरिकल लिगेंड जो है बेटा अप्रोच करते स्फेरिकल वे में तो इन पांचों की एनर्जी जो है थोड़ी इंक्रीज होके ड्यू टू रिपल्शन और क्या है इनकी इंक्रीज करके एनर्जी कुछ यहां से ऊपर पहुंच जाती। मान लीजिए यहां पे है, ठीक है। ओनली रिपल्शन जो है हम इस वाले उसमें काउंट करते हैं, इसलिए क्या है एनर्जी आपकी जो ऑलरेडी एनर्जी थी उससे ज्यादा एनर्जी पे क्या है ये बनते हैं, ठीक है, क्योंकि केवल रिपल्शन काउंट होता है, हम अट्रैक्शन को काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे तो फिर क्या है ये एनर्जी इनकी कम रहेगी, जो कि होना भी चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन केवल रिपल्शन काउंट करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है इस तरह का कुछ हमें देखने को मिलता है। तो हमने कहा कि अगर स्फेरिकल जो है बेटा आपका होता तो इस तरह का बनता, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि स्फेरिकल तो आते नहीं है आपके, ठीक है भाई। ऑक्टाहेड्रल है तो अलोंग द एक्सिस आपके जो है लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपके जो ईजी होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी बेटा, और T2G की क्या हो जाएगी? इस तरह से कम हो जाएगी। अच्छा, ये आपका हो गया भाई बैरी सेंटर, ठीक है। और यहां से क्योंकि ये 2 हैं तो याद करने का तरीका क्या है? 2 वाले में आएगा बेटा 3। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल क्या है? ये टोटल यहां से लेके यहां तक का जो स्प्लिटिंग हुआ है। और ये वाला क्या हो जाएगा? बैरी सेंटर से ईजी T2G का ये हो जाएगा -2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। खैर हमें CFSE नहीं निकालनी है, इनका कोई भी यूज नहीं है। अगर CFSE निकालोगे तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी आपकी काम में आएगी, लेकिन केवल हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, जिसका मतलब है कि D4 को हमें बस भरना है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले भाई एनर्जी जिसकी कम है उसमें भरा जाएगा बेटा। तीनों सेम एनर्जी लेवल पे हैं तो एक 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 करके भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग शुरू करेंगे। क्या पेयरिंग शुरू करनी है? पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी लग रही है एज कंपेयर टू कि ये ऊपर चला जाए, तो इसलिए हम कहां ले जाना पसंद करेंगे? ऊपर। इस इंफॉर्मेशन का एक और मतलब है कि ये क्या है बेटा? वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। भाई अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहे हैं तो वहां पे ज्यादा रिपल्शन होता और वहां पे क्या हो जाता बेटा? आपकी जो स्प्लिटिंग होती वो ज्यादा होती, स्प्लिटिंग ज्यादा होती तो मैं पेयरिंग कराना पसंद करता। इसलिए क्या कहते हैं हम कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहां पे क्या होगा बेटा? क्योंकि पेयरिंग में ज्यादा लग रही है तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है ईजी में चला जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो क्या कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया? T2G में 3 है बेटा और EG में कितना है? 1। इस तरह का कुछ हमारे पास आंसर आना चाहिए और आप देखेंगे कि ये हमें मिलेगा बेटा ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर। अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही है और आपको देखिए कॉम्प्लेक्स क्या दिया है इन्होंने? प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है बेटा, उसमें अमोनिया के लिगेंड्स हैं। चलिए देख ही लेते हैं क्या है, लिखना पड़ेगा हमें। तो आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। तो आपके जो ये MJTs हो रहे हैं मतलब इनऑर्गेनिक में अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है काफी मेन है। 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर्स में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप अच्छे से बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। उसके अलावा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मेटलर्जी से, कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बेटा किससे? आपके बॉन्डिंग या फिर पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। लेकिन वहां से क्वेश्चन ईजी बनता है जो आप कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है हमें। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या है? हमने कहा प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, अमोनिया के लिगेंड्स हैं कुछ, कितने हैं भाई? 3 हैं, एक ब्रोमाइड है बेटा, और क्या है फिर अपने पास NO2- है, और अपने पास क्या है? एक क्लोराइड है। तो ये है अपना स्फीयर के अंदर और आयनाइजेशन स्फीयर में क्या है? बाहर भी क्लोराइड है। इसकी नेमिंग करनी है। हमें पता है कि सबसे पहले अपन क्या है कैटायन वाला लिखते हैं बेटा, फिर एनायन लिखते हैं।
Cl पे -1 आएगा तो इस पूरे पे क्या आएगा प्लस, तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले लिगेंड्स के नाम आएंगे, फिर आपका जो मेटल है वो आएगा। लिगेंड्स में अगर हम देखें बेटा तो भाई अल्फाबेटिकली जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, 3 अमीन है ना, तो क्या हो जाएगा, ट्राई अमीन में डबल एम आता है, ध्यान रखना। इस पे जेई एक बार सवाल पूछ चुकी है ना, तो डबल एम आता है। उन्होंने किसी किसी ऑप्शन में सिंगल एम दे दिया था, तो वहां पे भी आप गलती कर सकते हो। अमीन में डबल एम आएगा बेटा। यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमाइड का क्या कर देंगे बेटा अपन, ब्रोमो कर देंगे। यहाँ पे क्लोराइड का क्या कर देंगे अपन, क्लोरो कर देंगे। इसका क्या कर देंगे बेटा, इसका कर देंगे हम नाइट्रो। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या हो गया भाई, सबसे पहले अगर आप अल्फाबेटिकली देखेंगे तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एन है। कौन आएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले आपका ट्राईअमीन ही आएगा, डबल एम आएगा, तो ट्राईअमीन आएगा, फिर ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर नाइट्रो आएगा। फिर क्या इस पे भाई क्या चार्ज है, अगर आप देखें बेटा ये क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या आएगा, प्लेटिनम ही आएगा, प्लेटिनम। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखिए -1 प्लस ऊपर है, 3 माइनस यहाँ से आएंगे, कहाँ क्या हो जाएगी बेटा, +4 हो जाएगी, प्लेटिनम 4 निकाल सकते हैं भाई। ये तो भाई न्यूट्रल है, एक -1 यहाँ से, एक -1 यहाँ से, एक -1 यहाँ से, तो 3 -1 हो जाएंगे, +3 बन जाएगा, एक प्लस ऑलरेडी है, +4 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से 4, और लास्ट में क्या आ जाएगा, बाहर वाला क्लोराइड। तो इस तरह का आएगा बेटा ट्राईअमीन है ना, ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम 4 क्लोराइड। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, वहां पे आपका 3 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नाइट्रो हमने लिया है क्योंकि ये जो है एन से डोनेट कर रहा है, अगर ओ से कर रहा हो तो क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे नाइट्राइडो जो है आपका हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हमारा ये वाला ऑप्शन भी आपको मिलेगा बेटा, कौन सा, थर्ड ऑप्शन ये है। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन कोऑर्डिनेशन से है और आपका मेटल कार्बोनिल से है। क्वेश्चन पूछा गया है द स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड, या हम बोल लें कि लोवेस्ट जो है सीओ की बॉन्ड क्या हो जाएगी बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है तो लोवेस्ट क्या हो जाएगी, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। कि भाई अगर बॉन्ड की जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो क्या है बेटा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो मेटल कार्बोनिल में जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, और हमें बताना है कि भाई कौन किस में जो है आपकी लोवेस्ट बॉन्ड लेंथ है, या स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कब रहेगा। देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट कब रहेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग है, मतलब सीओ जो है वो मेटल के जो है एम्प्टी डी है बेटा, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स देगा अपने नॉन बॉन्डिंग से, और मेटल के जो फील्ड डी हैं वहां से मेटल जो आपका सीओ है उसके पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स देगा। अब अगर मेटल के फील्ड से पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उतना ही वीक जो है उसका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होता जाएगा, उतना ही वीक वो बॉन्ड हो जाएगा। आप चाहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो तो आप कोशिश करिए कि मेटल जो है उधर इलेक्ट्रॉन्स दे ही ना, या कम से कम दे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। हमने कहा कि क्या होता है भाई मेटल कार्बोनिल, इसमें बेटा ये मेटल है और ये आपका CO हो गया, इसके ये नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लीजिए मेटल का एम्प्टी डी है, और ये मान लीजिए भाई मेटल के फील्ड वाले हो गए, और ये हो गए CO के एंटी पाई एंटी बॉन्डिंग। ये अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये नॉन बॉन्डिंग में आता है बेटा, तो इसने इसको दिए कहाँ से, अपने नॉन बॉन्डिंग से एम्प्टी में, और ये यहाँ से इसको वापस देगा इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग, अब जितना ज़्यादा मेटल यहाँ से इसको देगा उतना ज़्यादा इसके एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। देखिए CO के लिए आप बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखोगे, हम इसको लिख सकते हैं बेटा हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, राइट। अब जितने ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, बॉन्ड की लेंथ उतनी ज़्यादा होगी। हमें क्या चाहिए, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब है कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ना जाएं या कम जाएं। तो जिस केस में सबसे कम जाएंगे, सबसे कम कब जाएंगे, देखिए डिपेंड कर रहा है कि इसकी डोनेशन कैपेसिटी कितनी है। अगर इसकी डोनेटिंग एबिलिटी ज़्यादा है तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा एजिनो टेंडेंसी देने की ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ये कम हो मतलब यहाँ पे कुछ अगर ऐसा हो कि मेटल खुद कम देना चाहे, उसकी जो डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो बेटा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगर आप ऑप्शंस देखें तो क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें कार्बोनिल है और यहाँ पे प्लस बना रखा है। तो दूसरे में बेटा क्या है, आयरन कार्बोनिल, इसमें कितना है, इसमें भी 5 है। इस तरीके से है। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें वेनेडियम है, CO6 है बेटा, माइनस है। ठीक है, और फोर्थ में है कि सब में इक्वल है बेटा, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इक्वल है। देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है मेटल पे तो क्या हो जाएगा, वो उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देना चाहेगा। अगर नेगेटिव है तो उसकी डोनेटिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। लेकिन हमें चाहिए बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, विच मीन्स कि यहाँ से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम जाएँ, उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो।
तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला जो होगा उस केस में डोनेटिंग कैपेसिटी मेटल की कम होगी, मेटल पे खुद पे प्लस चार्ज है तो वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स उतना देना नहीं चाहेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही आंसर आपका प्लस वाला होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो हमने 3 क्वेश्चन देखे इस कोऑर्डिनेशन वाले में। एक आपका मेटल कार्बोनिल से बना है और जनरली आप नीट में भी इस तरह के सवाल देखते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग पे। दूसरा आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो बहुत ही आसान होता है, जो बच्चे ऑप्शन देख के कर लेते हैं, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और तीसरा बिल्कुल बेटा आपकी स्प्लिटिंग से है ना, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में सीएफएस निकलवा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा होगा वो बतवा सकता है। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन बन सकता है, वो यहां पे हमें देखने को नहीं मिला है। तो कोऑर्डिनेशन से ये 3 ही थे। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, कुछ रिएक्शंस आपको दी गई हैं और बोला गया है कि बताइए कि कितने रिएक्शंस के प्रोडक्ट में, ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई इन्होंने KClO3 की हीटिंग कर रखी है ना, जिन्होंने के फ्लोराइड्स का जो है हाइड्रोलिसिस कर रखा है, तो कितने में, कितनी प्रोसेसेस में O2 एंड प्रोडक्ट होगा, वन ऑफ द प्रोडक्ट O2 भी होगा, ये बताइए। तो आपको इसमें तो भाई आना चाहिए कि किसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। और सिंपली जो है अगर आपको पता है रिएक्शंस का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, तो वहाँ पे आप देख लीजिए भाई O2 आ रहा है या नहीं। तो जितनी रिएक्शंस में आ रहा है वो नंबर ऑफ रिएक्शंस हमें बतानी है। तो जिनोन के फ्लोराइड्स का हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है और जो आपका नोबल गैस वाला पोर्शन है वहाँ पे इसी को हाईलाइट किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तो आसान है ना, बाकी कोई इतना टफ नहीं है। एक लेड है +4 में, तो वो भी आप कर सकते थे। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो कौन कौन से हैं आपके पास, आपके पास एक पोटाशियम क्लोरेट है, इसको हीट किया गया है। उसके बाद दूसरा बेटा जिनोन के फ्लोराइड्स लिख लेते हैं हम, इसका हाइड्रोलिसिस किया गया है। फिर आपका एक XeF4 का हाइड्रोलिसिस किया गया है, फिर XeF6 का हाइड्रोलिसिस किया गया है। उसके बाद एक जो ऑप्शन दिया गया है वो PbO2 दिया गया है, उसका हाइड्रोलिसिस किया गया है। तो हमें पता होना चाहिए क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप कि भाई ये तो KClO3 है बेटा, हीट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे KCl प्लस क्या हो जाएगा आपको 3/2 O2। और क्योंकि मुझे O2 मिल गया है तो मुझे यही चाहिए था कि भाई हाँ, तो ये आपका सॉलिड रहेगा, ये आपकी ऑब्वियसली गैस रहेगी। तो यहाँ पे O2 मिल रहा है। एक देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, लेड आपका बेटा +4 में है। तो अगर आप देखें तो काशी जी के संग प्रभु बोलते हैं हम, तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड की बेटा क्या है +2 ग्रेटर देन +4 होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये +4 से कहाँ पे जाएगा, हाइड्रोलिसिस नहीं है बेटा, ये हीटिंग है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे PbO + O2 ये वाला मिलेगा। बैलेंसिंग आप कर सकते हो, 2 PbO लगा लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये +2 वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी O2 आपको मिल रही है, तो ठीक है, इस वाले में O2 का भाई O2 यहाँ पे बेटा मिल रही है, हमें यहाँ पे मिल रही है। जिनोन के फ्लोराइड्स का इंपॉर्टेंट है, आपको अगेन आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा भाई, आपको XeO मिलेगा जो अनस्टेबल है बेटा, टूट के आपको मिल जाएगा। जिनोन प्लस O2 भी मिल जाएगा और प्लस आपको बेटा क्या है वहाँ पे HF मिल जाएगा। तो इस वाले केस में भी आपको O2 मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। उसके बाद अगर आप आगे चलोगे तो एक XeF6 का आसान है बेटा, इसमें क्या मिलता है, आप अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो पहले भाई 2 फ्लोराइड्स को हटा दीजिए, 2 OH लाइए, फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो XeOF4 बनेगा। फिर ऐसे करते करते आप कर दीजिए, लास्ट में क्या मिलेगा बेटा, XeO3 मिल जाएगा। XeO3 अगर आपको मिल रहा है प्लस HF मिल जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो मतलब पहले वाले में मिली बेटा, सेकंड में मिली, एक लेड वाले में भी मिली, और XeF4 इस वाले में बच्चे जनरली भूल जाते हैं क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो ये भी, इसमें भी बेटा आपको O2 देखने को मिलती है। ऐसे समझिए कि भाई यहाँ पे क्या है बेटा, ये +4 में भी है, तो हाइयर लोअर दोनों में लेके चले जाइए आप। तो Xe भी बनेगा बेटा, यहाँ पे XeO3 भी बनता है, O2 भी मिलता है और आपको यहाँ पे HF भी मिलती है। तो ऑक्सीजन यहाँ भी मिली। अब अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से ऑप्शन में हमें ऑक्सीजन मिली है ना। बैलेंसिंग भी आपको आनी चाहिए, वैसे इस वाले की इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग है ना, गलती कर सकते हो आप, तो देख लेना बैलेंसिंग यहाँ पे आप। और बाकी अगर आप ऑक्सीजन देखो कितना में रिलीज हुई है, तो बेटा 4 रिएक्शंस में, 4 में जो है हमारा ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे होगा, क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ है आंसर 4। तो इस तरीके से क्या है, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है B2H6 के बारे में, डाइबोरेन के बारे में ये क्वेश्चन है। और एक मैट्रिक्स मैच टाइप का है ना, जहाँ पे आपको डाइबोरेन के बारे में 4 क्वेश्चन पूछे हैं और हमें उन चारों के आंसर करने हैं। बेसिकली मैच कराना है। कॉलम 1 में 4 क्वेश्चन पूछे हैं, कॉलम 2 में 4 आंसर्स दे दिए हैं और फिर ऑप्शंस बना दिए हैं अलग अलग तरीके से मैच करा के। तो राइट वाला हमें चूज़ करना है। लेकिन कोई बहुत टफ सवाल नहीं पूछे हैं डाइबोरेन के बारे में, 2-3 तो काफ़ी आसान है, 1-2 में आप गलती कर सकते थे, लेकिन अगर 2-3 मिल गए तो आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर
5, ठीक है। तो कॉलम 1 में क्या क्या सवाल है वो देख लेते हैं, और कॉलम 2 में क्या क्या ऑप्शंस हैं वो देखिए। ऑप्शंस क्या क्या हैं, 2 है, 4 है, 6 है, ओके, 0 2 6 4 है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है ए, उसमें पूछा गया है कि बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो प्लेन में रहते हैं, मैक्सिमम एटम इन ए सिंगल प्लेन कितने होते हैं भाई डाइबोरिन में। स्ट्रक्चर आप बनाने जाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, B2H6 का ये बोरॉन हो गया, बोरॉन हो गया, इसको इस तरीके से बना लेते हैं। चलिए ये H कर दिया हमने, ये फिर इसी प्लेन में ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका बनाना बॉन्ड बेटा, ये दोनों तरफ जो है आप इलेक्ट्रॉन्स अपन मानते हैं, और होता है ना 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया बेटा, ये आपका हाइड्रोजन हो गया। तो अगर आप देखें तो एक ये वाला प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर में है ये 2 हाइड्रोजन्स। तो मैक्सिमम अगर आप गिनेंगे तो बेटा 2 यहाँ से हाइड्रोजन और 2 बोरॉन कितने आ रहे हैं मैक्सिमम एक सिंगल प्लेन में, 6 आ रहे हैं। तो मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन कितना हो जाएगा बेटा 6। अब आप मिलाइए ए का आर अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से भी कई बार आप बिल्कुल कर सकते हैं, जो हमें आए पहले उनको अप्रोच करें, वहां से आंसर निकल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं निकला तो फिर और सोल्व करेंगे। बी में क्या बोला गया है कि 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। अब यहां पे आप जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 सेंटर्ड क्या है बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका आंसर 0। तो बी में क्या आ गया बेटा, बी में आ गया पी, ए में आर, बी में पी, एक ही ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर 2। तो 2 ही आपको, ये काफी आसान थे, अगर ये 2 भी आते हैं तो आपका बन जाता है काम। सी या डी भी देख लेते हैं एक बार। सी में क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे मैक्सिमम रिप्लेसिएबल है ना, कितने हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे कितने हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे हैं। तो ये वाला अगर आपको याद हो, एक रिएक्शन हम यहाँ पे बेटा करवाते हैं, है ना, जब आप मिथाइलेशन करवाते हैं इसका, तो वो अगर आपको याद है तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था आपका, जब हम इसका मिथाइलेशन करवाते हैं बेटा, तो ट्राईमिथाइल बोरॉन से इन्होंने आपकी रिएक्शन करवाई, तो इस वाली प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो टर्मिनल वाले हाइड्रोजन्स हैं भाई, ट्राईमिथाइल बोरॉन से रिएक्शन करवाई, तो आपके जो टर्मिनल वाले हैं बेटा वो 1 बाई 1 क्या है, रिप्लेस होते चले जाते हैं, आपके ये ब्रिजिंग वाले नहीं होते हैं। तो टर्मिनल वाले अगर आप रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले मान लीजिए ये हटा दीजिए, फिर ये हट जाएगा, फिर ये हट जाएगा, फिर ये हट जाएगा, फाइनली आपके क्या है बेटा, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है कि ये इस तरह से आप हाइड्रोजन बना लीजिए और बोरॉन, और यहाँ पे बेटा क्या है आपका मिथाइल हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा, और यहाँ पे भी मिथाइल हो जाएगा। तो टर्मिनल वाले ही रिप्लेस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके मैक्सिमम रिप्लेसिबल हाइड्रोजन्स हैं 2004, कौन से, टर्मिनल वाले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी का हो जाएगा एस, ठीक है। तो ये इस तरीके से थे कुछ पी क्यू आर एस, तो ए में आ गया आर, बी में आ गया पी, सी में आ गया एस, तो डी में एक ही बचा बेटा क्या, क्यू, है ना। और क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ 1 बोरॉन एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो भाई इसका अगर आपको बोरॉन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या यहाँ पे बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक के पास अगर आप देखें उस तरीके से तो एक एक इलेक्ट्रॉन इधर इधर मान लीजिए, तो 6 ही एक तरीके से उस तरीके से आते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ये है, और अगर आपको एक का कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत पड़ेगी 8 करने के लिए, क्योंकि 4 तो यहाँ से आगे बेटा टर्मिनल से, और यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में आप आधे आधे मान लेंगे, तो 2 यहाँ पे आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर्ड होंगे अगर आपको एक बोरॉन एटम का क्या है वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो वो हो जाएगा क्यू, ऑप्शन नंबर जो हमने पहले डिस्कस किया, क्या होगा बेटा 2 आपका होगा। जो ये मैक्सिमम रिप्लेसिबल हाइड्रोजन वाला था, ये आप थोड़ा सा अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, या हो तो उसको जो है टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जनरली हम भूल जाते हैं ना, ये वाला। ये तो बहुत ही बेसिक है कि भाई कितने एटम प्लेन में है, कितने बॉन्ड किस तरह के हैं, कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें आपको डाइबोरेन के बारे में आनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में पूछ रहे हैं कि थैलियम प्लस की जो स्टेबिलिटी है वो थैलियम प्लस 3 से ज़्यादा है। अरे ये तो हमने अभी डिस्कस किया भाई लास्ट क्वेश्चन में। देखिए बेटा क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, तो थैलियम प्लस की स्टेबिलिटी थैलियम प्लस 3 से ज़्यादा है, इसका रीज़न क्या है। तो बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 6, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इस पर, है ना। तो अगर आप देखें बोरॉन वाले ग्रुप का है, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम,
क्या होता है भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1 है ना। तो ये सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, सिक्स्थ में 6s2 आ जाएगा, फिर 4f14 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 5d10 आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा 6p1 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये आप f में इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं इनकी वजह से क्या होगा बेटा, इनकी शील्डिंग पुअर है, सबको पता है। पुअर शील्डिंग की वजह से जो ये s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनर्ट हो जाएंगे। भाई फोर्थ शेल आएगी तो सिक्स से पहले ही भरे पहले ये गए हैं, है ना, वो आपको पता है n+l रूल, लेकिन फोर्थ वाली सिक्स के तो पहले रहेगी। तो इनके पुअर शील्डिंग की वजह से जो 6s के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो क्या होगा, केवल जो 6p वाला है यही करेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बेटा क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा। अगर एक यहाँ से, 2 यहाँ से निकल जाते, टोटल 3 निकल जाते तो +3 आ जाता। लेकिन हमने क्या बात की कि ये केमिकली जो है पैसिव हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो आपका शील्डिंग है f का बेटा वो क्या है, पुअर है, और उस पुअर शील्डिंग की वजह से इसको हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, या इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट हो गए हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होगा बेटा आपका +1 जो है +3 से ज़्यादा रहेगी। ऊपर वाले जो 4 हैं उनमें क्या रहेगी आपकी +3 ज़्यादा रहेगी बेटा +1 से, लेकिन इसकी क्या रहेगी लास्ट वाले की +1 +3 से ज़्यादा। सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट ग्रुप आएगा कार्बन वाला, वहाँ पे भी आपका जो लेड है उसमें +2 ग्रेटर देन रहेगी +4, कॉन्सेप्ट सिमिलर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1, है ना। बोर्ड थोड़ा सा कई बार क्लटर हो जाता है जब हम एक ही चीज़ पे बार बार लिखने लगते हैं, तो लेकिन वो ये कि सारी चीज़ें आपको बोल के बताई जा रही हैं, तो लिखने से ज़्यादा आप सुनिए क्या बोला जा रहा है ना। ये तो केवल एक फॉर्मेलिटी टाइप है लिखना तो, लेकिन मेन जो है वो क्या है बेटा, क्या बोला जा रहा है वो आप सुनते रहिए, है ना, तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, विच कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी आसान है बेटा। तो अगर आप देखें ऑप्शन नंबर 1 में है MnF7 और उसके बाद MnF4 में कोई दिक्कत नहीं है, MnO3F देखिए, और एक है MnO4 2- सबने सुना है, कोई दिक्कत नहीं है। MnF7 में क्या दिक्कत है बेटा कि F7 की वजह से एक तो भाई प्लस चार्ज Mn पे जो है काफ़ी सारा आ गया है ना, तो उस पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसकी वजह से उसका साइज़ क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ पे उसका साइज़ क्या है, वहाँ पे कम हो जाएगा, और साइज डिक्रीज हो गया। MnF7 में भाई 7 फ्लोरीन आपने लगा रखे हैं तो +7 है, और उस छोटे साइज के अराउंड आप 7 फ्लोरीन नहीं लगा सकते हैं, स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा वो। हम क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, MnF7 इस पे क्या आ रहा है बेटा, एक तरह से 7+ आ रहा है। अगर आप ऐसे देखेंगे साइज क्या हो जाएगा, छोटा। साइज अगर छोटा हो जाएगा और फिर आप चाह रहे हैं कि 7 फ्लोरीन उसके आजू बाजू लग जाएं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटा क्या है, हिस्टोरिकली हिंडर्ड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो MnF7 क्या है आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। याद रखिएगा लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि हिस्टोरिकली हिंडर्ड हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 7f एटम्स। हाँ भाई 7f जो है f का साइज छोटा है, ठीक है, मान लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है जितना मर्जी भर देंगे, है ना। बाकी सब में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए +7 तो आप कहेंगे सर इसमें भी आ रही है MnO3F, लेकिन इसमें 3 ऑक्सीजन लगाने हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक के साथ एक इस तरीके से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे वो हिस्टोरिकली हिंड्रेंस वाली दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लगेंगी इफेक्टिवली यहाँ पे 4 ही चीज़ें इस तरीके से। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 7 हमें लगाने हैं एटम, तो वहाँ पे हिंड्रेंस का रोल आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो MnF7 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 1 विल नॉट एग्जिस्ट। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन कंटेंट इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ आयरन। आयरन के वेरियस फॉर्म्स में, है ना, तो मेटलर्जी से क्वेश्चन उठाया गया है, कार्बन का कंटेंट बताना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमें पता है भाई सबसे प्योर फॉर्म जो है बेटा वो कौन सी है, रोट आयरन है, और सबसे बेकार अगर आप बात करेंगे तो क्या है, पिग आयरन है। ब्लास्ट फर्नेस में जो आपको मिल जाता है सबसे पहले वो कौन सा है, वो पिग आयरन, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट रहता है, बहुत ज़्यादा एज इन 4% के आसपास, ठीक है। और रोट आयरन बेटा प्योरेस्ट है, ठीक है। बाकी दोनों कौन कौन सी बच गई, कास्ट आयरन, और अपने पास बच जाता है बेटा कौन सा, स्टील बच जाता है। तो पिग के बाद जो नंबर आएगा ज़्यादा कार्बन कंटेंट में वो कास्ट, है ना, कास्ट आयरन में आएगा बेटा, और उसके पहले यहाँ पे इससे ज़्यादा किस में होगा, स्टील में होगा। स्टील में काफ़ी वेरी कर सकता है ना, डिपेंड करता है कि भाई कौन सा आप बना रहे हो। तो जनरली जो है 0.4% से लेके आपका 2% तक भी हो सकता है, 1.5% 2% तक का, है ना। और इसमें जनरली आप बोल सकते हो कि 2.5-3% के आसपास इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, अलग अलग
परसेंटेजेस हो गई हैं 4%, 3%। ये बेटा बहुत ही प्योरेस्ट है, तो इसमें तो 0.1% के आसपास बोल दीजिए आप, है ना, ये प्योरेस्ट फॉर्म है। तो पिग आयरन में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट, उसके बाद कास्ट आयरन, देन स्टील, देन रोट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो उसमें सबसे कम कार्बन का कंटेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको ये ऑर्डर देखने को मिलेगा। थ्योरेटिकल था, पता होना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म H2। H2 कौन नहीं बनाएगा? तो ये आपका जो है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड है, आप कह सकते हो, उसी तरीके उससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। हमें पता है कि भाई मेटल आपका अगर एसिड है, एसिड के साथ कौन रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस? अगर आपका वो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस तरीके से अरेंज की है कि आपका जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिड्यूसिंग वाला है, मतलब जो सबसे ज़्यादा खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, वो टॉप पे है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अरेंज किया है, यानी जिसका मतलब है कि टॉप पे आपकी कौन सी, लिथियम लेके 12 सरदार का नाम, ये वाली बेटा जो है, इस ऑर्डर में अगर आप अरेंज करते हो, तो हाइड्रोजन से ऊपर जो है वो सारे अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे बेटा क्या होगा, H2 गैस लिबरेट होगी। लेकिन नीचे वाले जो है, जैसे मान लीजिए कॉपर नीचे आता है, तो कॉपर की अगर आप डाइल्यूट से रिएक्शन करवाएंगे, है ना, डाइल्यूट एसिड से करवाएंगे, तो रिलीज नहीं करेगा हाइड्रोजन गैस, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन हो जाएगी लेकिन डाइल्यूट के साथ नहीं होगी। लेकिन ऊपर वाले जो हैं, अगर डाइल्यूट रहेगा तब भी एसिड H2 गैस रिलीज करेंगे H2 से ऊपर। तो अगर आप देखें तो एक ऑप्शन में हमें दे रखा है जिंक, एक में दे रखा है बेटा आयरन, एक में दे रखा है बेटा कॉपर, तो ये दोनों तो ऊपर आते हैं इसके, है ना। आप सीरीज लिख के देख सकते हैं भाई, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, है ना, पहले जिंक आएगा, है ना, यहाँ पे कुछ कुछ आएगा, जान कर फेंके, और फिर इधर क्या आएगा, आयरन आएगा, बीच में क्रोमियम भी आ जाएगा। तो लेकिन ये सारे H2 से ऊपर ही हैं, तो ये दोनों तो बेटा H2 गैस रिलीज करेंगे, है ना। लेकिन अच्छा, लेकिन जिंक की रिएक्शन इन्होंने क्या है, एसिड के साथ ना करा के बेस के साथ करा रखी है, लेकिन जिंक तो एम्फोटेरिक नेचर का है। तो अब रिएक्शंस देखते हैं। हमने कहा पहला वाला बेटा क्या है, जिंक की रिएक्शन करवा रखी है NaOH से। हमने कहा अगर एसिड से भी कराता तो भी H2 गैस रिलीज होती। एम्फोटेरिक है, बेस से भी करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका यहाँ पे सोडियम जिंकेट बन जाएगा, Na2ZnO2 जिंकेट बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। इसका नाम क्या है भाई, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए बेटा क्या है, आयरन की करा रखी है डाइल्यूट H2SO4, तो कुछ नहीं है भाई, बना दीजिए FeSO4 और H2 गैस। बेसिकली यहाँ पे जो ये Fe वाला है, ये क्या हो गया, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन दिए और H+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो H+ रिड्यूस हो गया है और Fe क्या हो गया, वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया है, तो FeSO4 प्लस H2 गैस मिल जाएगी। कॉपर प्लस डाइल्यूट जो ऑप्शन नंबर 3 है, जो हमने अभी बात की, कॉपर हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज को किस तरीके से अरेंज किया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ट्रेंड में, तो ये वाला बेटा रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है, उसमें क्या है, आपको वाटा गैस की रिएक्शन दी हुई है बेटा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, कार्बन की रिएक्शन करवा रहे हैं हम H2O स्टीम से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा आपका, और H2 गैस यहाँ पे हमें मिल जाएगी, है ना। तो इनको, इसको और इस मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वाटा गैस भी बोलते हैं। तो ये वाले में भी मिल जाएगी आपको। एक ऑप्शन जिसमें नहीं मिलेगी, ऑप्शन नंबर 3, जब कॉपर की आप डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2+ आयंस इज लेसर देन दैट ऑफ, भाई Mg2+ आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी किन से कम है? भाई बहुत ही आसान है, देखिए हाइड्रेशन एनर्जी में, है ना। अब देखिए मैं बोर्ड मिटा रहा हूं, लेकिन इसमें भी जो है वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूं, तो आप स्किप मत कीजिए, सुनिए। तो हम बोल रहे हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी बेटा Mg2+ आयंस की किससे कम है। देखिए जब आप Mg2+ आयंस की बात कर रहे हैं और हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि हाइड्रेशन एनर्जी से मतलब क्या है। आपने मान लीजिए कोई भी सॉल्ट जो है बेटा डाला, है ना, किसी प्रोटिक सॉल्वेंट में, मान लीजिए पानी में डाल दिया हमने, तो वहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए वो आयनाइज होगा, ठीक है, आयनाइज हुआ, तो उसके बाद जो सॉल्ट के कैटायंस और एनायंस हैं, तो हमने कहा कि Mg2+ है, दूसरा कुछ भी रहा हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें Mg2+ का देखना है। तो क्या होगा भाई, Mg2+ है तो मान लीजिए पानी में ही डाला है बेटा, हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं तो पानी में ही डाला होगा, ठीक है। ये डेल्टा प्लस, इस तरह से क्या है, वाटर के मोलिक्यूल्स आके इनके आसपास इस तरह से क्या है, वहाँ पे इंटरेक्शन होगा और एक लेयर लग गई, मान ले। अब डिपेंडिंग अपॉन की चार्ज डेंसिटी कितनी है, यहाँ पे मल्टी लेयर्स भी जो है लग सकती हैं, और जितनी ज़्यादा लेयर्स लगेंगी उतनी ज़्यादा क्या है बेटा, ये चार्ज जो है एक तरह से डिस्पर्स होगा, वो इंटरेक्शन अच्छा होगा और एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, वो आयन उतना ही क्या है, स्टेबल वहाँ पे रहेगा। अब समझते हैं कि अगर
ये हो रहा है तो किस पे डिपेंड करेगा कि ये कितना एक्सटेंट तक जो है बेटा हाइड्रेशन होगा। ये चार्ज, हमने बात की चार्ज डेंसिटी, तो हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी का इफेक्टिवली मतलब क्या है कि आपका चार्ज हो मैक्सिमम और आपका साइज हो मिनिमम। ये होना चाहिए मैक्सिमम, ये होना चाहिए मिनिमम, तो चार्ज डेंसिटी वुड बी मैक्सिमम। और अगर वो ज़्यादा हुई तो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी और रिलीज होगी। अच्छा, विच मीन्स कि आपका ये इंटरेक्शन और बेहतर होगा, जितना बेहतर होगा उतनी ज़्यादा रिलीज होगी। अब ऑप्शंस देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज Al3+, दूसरा ऑप्शन है बेटा बेरियम 2+, तीसरा है बेटा Na+, फोर्थ ऑप्शन है बेटा कैल्शियम 2+। Na+ पे तो वैसे ही बेटा चार्ज नहीं है ना। और साइज में भी अगर हम बात करें, देखिए भाई यहाँ पे बेटा सोडियम आता है, यहाँ पे मैग्नीशियम आता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम आता है ना, और कैल्शियम यहाँ पे आ गया, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम यहाँ पे आ गया। पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। सब पे 2+ चार्ज है, अल्कलाइन वाले हैं। नीचे जाएंगे, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या है, कम हो जाएगी, तो आपका हाइड्रेशन कम होगा। विच मीन्स कि Mg2+ का कैल्शियम 2+ और बेरियम 2+ से तो ज़्यादा ही होगा, तो इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए। Na+ और Mg2+ में अगर आप साइज देखेंगे बेटा, तो साइज क्या है भाई, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन्स किस में ज़्यादा है, Mg में है, तो Mg का साइज क्या है, छोटा होगा। और वैसे भी अगर इतना क्लोज मामला हो, वैसे भी Mg का साइज छोटा है और साइज भी छोटा है और चार्ज भी ज़्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी तो उसकी ज़्यादा होगी ही होगी, तो ये वाला भी चला गया। लेकिन फिर भी अगर क्लोज इस टाइप का मामला हो, तब आप क्या देखिए बेटा कि साइज को ना देख के चार्ज डोमिनेंट अपन मानेंगे ऐसे केसेस में, ठीक है। अगर एक पीरियड से उठा रखे हैं तो आप साइज में जाइए वहाँ पे, है ना। अच्छा, फिर एल्यूमिनियम 3+, तो एल्यूमिनियम 3+ में साइज भी एल्यूमिनियम का छोटा है और चार्ज भी ज़्यादा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑब्वियसली एल्यूमिनियम 3+ की ज़्यादा होगी। भाई वही तो हम बात करते आ रहे हैं कि चार्ज ज़्यादा हो, यहाँ पे 3+ है, वहाँ पे 2+ है, साइज भी इसका छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो उतना ज़्यादा क्या है, वो 13 प्रोटॉन्स उसको खींचेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स को, तो साइज और श्रिंक कर जाएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, Al3+ की। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या पूछा गया है। H2O एंड H2O2 में पूछा गया है कि इनकरेक्ट ऑर्डर क्या है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि H2O2 में, है ना, वो पेरोक्साइड में और आपका जो पानी है, उन दोनों में कुछ ऑर्डर्स हैं। मान लीजिए डायपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछ लिया, बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ का, एक्सटेंट का। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए H2O और H2O2 में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि H2, जैसे मान लीजिए अपन बात करें कि यार मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो दो चीजें हैं, एक H2O2 है, एक H2O है। हम 5 चीजों की बात करेंगे, आप इनको अपने नोट्स में लिख लीजिए, हैं तो मत लिखिए। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड और एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा, यहां से समझना शुरू करते हैं जहां पे हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। जब आप स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं कि H2O में तो भाई क्या है, यहां पे डेल्टा प्लस, तो यहां पे जो डेल्टा माइनस होगा वो ज्यादा होगा बेटा एज कंपेयर टू किसके, H2O2 के। H2O2 के कंपैरिजन में ये डेल्टा माइनस जो है वो ज्यादा रहेगा, तो वहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू H2O2। तो स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स किस में ज्यादा है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो जब देखिए स्ट्रॉन्ग इसकी है, ठीक है, लेकिन अगर ये जब मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसके पास साइट्स ज़्यादा हैं, यहाँ से भी करेगा, इस ऑक्सीजन से भी करेगा, ये हाइड्रोजन भी, ये हाइड्रोजन भी। इसके पास क्या है बेचारे के पास, हाइड्रोजन तो 2 हैं, ऑक्सीजन 1 ही है। तो किस में एक्सटेंट ज़्यादा होगी, एक्सटेंट इसमें ज़्यादा होगी। स्ट्रेंथ उसमें है, एक्सटेंट इसमें होगी। डाइपोल बेटा आपको मतलब इसमें आप लॉजिक तो नहीं लगा सकते हैं ना, तो जिसका ज़्यादा है उसका ज़्यादा है। डाइपोल क्या है बेटा आपका, H2O2 का डाइपोल ज़्यादा आता है। और अगर आप देखें बॉइलिंग पॉइंट भी इसका आपका जो है बेटा 150 आता है, और पानी का तो आपको पता है 100 होता है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ज़्यादा होता है ना। याद करने के लिए समझ लीजिए कि मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा है इसका, है ना, उस तरीके से आप याद रखिए कि 150 है, उसका 100 है, ठीक है। तो केवल 2 चीज़ें हैं जहाँ पे जो है आपका पानी जीत रहा है। एक तो जीत रहा है स्ट्रेंथ में, जो कि हमें क्लियर है क्यों है, और दूसरा बेटा मेल्टिंग पॉइंट में भी ये जीतता है। इसका 0 है, इसका माइनस में 0.41 है, ठीक है, हाँ -0.41 है। तो ये 2 चीज़ें हैं, बाकी तीनों में क्या है, H2O2 ज़्यादा है, यानी कि आपका डाइपोल, आपका बॉइलिंग पॉइंट और आपका एक्सटेंट, ठीक है।
चलिए, तो कौन सा हो जाएगा भाई इनकरेक्ट ऑर्डर? इनकरेक्ट, इन्होंने क्या बोला था कि ये ऑर्डर होना चाहिए, H2O2 का ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिया था इन्होंने, बॉइलिंग पॉइंट H2O2 का ही ज़्यादा है। फिर इन्होंने बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोल रखा है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे है, किस में ज़्यादा है, पानी में ज़्यादा है। तो यही वाला जो है आपका स्ट्रेंथ ही गलत हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 4 क्या है यहाँ पे गलत हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डाइपोल मोमेंट बोल रखा है, तो वो तो H2O2 का ही ज़्यादा है। एसिडिक नेचर भी बोल रखा है बेटा, वो भी क्या हो जाएगा आपका H2O2 का ही ज़्यादा रहेगा, एसिडिक नेचर भी, ठीक है। तो ये वाला भी आप याद रखिए कि एसिडिक नेचर की आप बात करेंगे तो या तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई OHO, H प्लस दे दीजिए माइनस बन गया, और H प्लस दे दीजिए माइनस बन गया। अब हम क्या देखें यहाँ पे कि ये इसको कुछ लोन पेयर वगैरह दे नहीं सकता है ना, माइनस ऑलरेडी है उस पर, और इसका माइनस आई काम करेगा यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या बेटा ये थोड़ा स्टेबल रहेगा। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू H2O2। यहाँ पे आप और भी देखते हैं इस तरीके से, क्या N2H2 और आपका NH3, ये सब भी मिल सकता है आपको, N2H4 मान लीजिए, है ना, N2H4 और NH3। तो इन सब में भी अगर आप देखेंगे तो क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सिमिलर बेसिस पे, सिमिलर लॉजिक से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ जो है वो पानी में ज़्यादा है, एक्सटेंट H2O2 में ज़्यादा है, स्ट्रेंथ पानी में ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच द मोलिक्यूल विच हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, और मतलब इसको चलिए देख लेते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें BF3 बोल रखा है। अरे BF3 सबको पता है यार, बोरॉन 3 ही बॉन्ड बना था, वहाँ पे 3 बना दिए हैं, तो बेटा वो sp2 आ रहा है, sp2 आ रहा है तो 120 डिग्री होगा सब में, और 3 सिमिलर टाइप के बॉन्ड्स हैं, तीनों BF 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 है ना। तो बोरॉन और जो है आपका फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट आपकी जीरो ही आएगी। तो डाइपोल मोमेंट जीरो किसकी होगी बेटा, वहाँ पे BF3, ऑप्शन नंबर बी की होगी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इस क्वेश्चन को, और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, तो इतने में काम हो जाना चाहिए। तो BF3 में अगर आप बात करोगे, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ये हो गया बेटा, तो इसके बाद क्या है भाई, तीनों ये हैं 120 पे होंगी तीनों की तीनों, तो क्या हो जाएगा ये म्यू कितनी आएगी इसकी, जीरो आ जाएगी। बाकी ऑप्शंस में जीरो नहीं आएगी। NF3 में क्या है बेटा, अब NF3 में तो एक लोन पेयर है ना, वो आप मिस कर गए तो फिर गलत हो जाएगा आपका। तो लोन पेयर है आपके पास NF3 में एक, तो यहाँ पे क्या है नॉन जीरो आएगी। अच्छा, उसके बाद क्या है आपके पास ClO3 है। ClO3 में भी क्या होगा भाई, आपके पास 3 ऑक्सीजन हैं इस तरीके से, और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे रहेगा। ये अगर आप भूल जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके पास क्या है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से 6 होगा, एक बच जाएगा, तो इसकी भी ज़ीरो नहीं होगी। उसके बाद आप बात करते हैं कि आपका CH2Cl2 भी है एक ऑप्शन, CH2Cl2, मतलब ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है बेटा। sp3 है, 2 Cl हैं, 2 H हैं, तो क्यों ही ज़ीरो होगी। ऐसा तो नहीं है कि दोनों Cl 180 पे तो होते नहीं है। अगर ये 180 पे होते, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता कि 90 डिग्री बनता तो हो जाता, 90 थोड़ी होता है भाई, ये तो 109 डिग्री के आसपास होता है। तो अगर एंगल उस टाइप का है तो थोड़ी ना डाइपोल कैंसिल्स होंगे, तो डाइपोल कैंसिल नहीं होंगे, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या है बेटा ओवरऑल नॉन जीरो ही आएगी। तो जीरो किस में आई, BF3 में, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोल रहे हैं द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड, ग्रेफाइट एंड एसिटिलीन। तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम यहीं पे देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13, डायमंड में सबको पता है भाई क्या होता है आपका, एक कार्बन जो है बेटा 4 से जुड़ा होता है, ये इस तरीके से जुड़ा होगा, फिर हर एक जो है बेटा इस तरीके से जो है 4 से ही जुड़ेगा, ठीक है, और ये भी इस तरह से, तो सब 4 से जुड़ रहे हैं अगर, तो क्या हो जाएगा बेटा स्टेरिक नंबर 4, और आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। लेकिन आपका जो ग्रेफाइट होगा, ग्रेफाइट में क्या होता है, इस तरह से आपकी रिंग्स होती हैं, ठीक है, और तो एक जो है आपका बेटा 3 से ही बॉन्ड बना रहा है, जिस वजह से इसका क्या है एक इलेक्ट्रॉन फ्री भी रहता है, और वो फिर क्या है वहाँ पे कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, वो मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं, जिसकी वजह से क्या है आपका अलोंग द लेयर्स क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। बाकी इसकी जो दूसरी लेयर होगी उससे ये वंडरवल फोर्सेस के थ्रू कनेक्टेड रहेगा, है ना, वंडरवल इंटरेक्शन होगा, लेकिन अलोंग द लेयर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास हैं, क्योंकि इन्हें 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो पर कार्बन जो है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे वो आपको कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी देखने को मिलता है। यहाँ पे 4 बन गए तो ये तो नहीं करेगा, लेकिन वो कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 3 बॉन्ड बने, स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा 3, और आपका sp2 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। फिर है एसिटिलीन। एसिटिलीन में क्या है भाई, बहुत ही आसान है बेटा, इसलिए मैं यहीं पर अपन देख ले रहे हैं। एसिटिलीन ये है,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 पाई हैं तो सिग्मा कितने हो गए बेटा, 2 ही हुए, लोन पेयर कुछ है नहीं तो 2 हैं, तो स्टेरिक नंबर 2 और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp। तो कार्बन में कार्बन का अगर आप देखें डायमंड में sp3, ग्रेफाइट में sp2 एंड देन sp इन एसिटिलिन। ऑप्शन नंबर, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में आपसे पूछा गया है विच प्रॉपर्टी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल एंड इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये बोल रहे हैं कि भाई लेफ्ट से राइट में जो आपकी प्रॉपर्टी है बेटा पीरियोडिक, जो भी प्रॉपर्टी की ये बात कर रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट तो क्या होनी चाहिए आपकी प्रॉपर्टी, डिक्रीज होनी चाहिए, और टॉप से अगर हम बॉटम की बात करें पीरियोडिक टेबल में तो वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी इंक्रीज होनी चाहिए। अच्छा, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो आपको दिमाग में आती है सोचते हैं, अगर आप मान लीजिए ऑप्शंस ना भी देखें तो एक मेरे दिमाग में जो आती है कि यार लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करें एंड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज एटॉमिक साइज। एक क्या हो जाएगा बेटा, एटॉमिक साइज, क्योंकि आपका अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा साइड श्रिंक करेगा। भाई देख सकते हैं हम फ्लोरीन जो है अपने उसमें छोटा है सबसे, क्योंकि साइज क्या है बेटा इधर की तरफ डिक्रीज होता है। अच्छा, और टॉप टू बॉटम तो क्योंकि आपकी शेल इंक्रीज करती जाती है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, तो आपका साइज क्या है, इंक्रीज करता है। तो एटॉमिक साइज एक है जो हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर क्या होती है, घटती नहीं है बेटा, बढ़ती है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। और ऊपर से नीचे क्या होता है बेटा, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो ये तो जस्ट अपोजिट है जो पूछा गया है उसका। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन नॉट बी द आंसर। ऑप्शन नंबर 3, it says ionization energy from top to bottom decreases, why, because number of shell increases। तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होने लगती है टॉप टू बॉटम। और लेफ्ट टू राइट क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो वो आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, तो इधर से इधर इंक्रीज करती है, इधर से इधर डिक्रीज करती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी का सेम ट्रेंड है एंड दैट इज रिवर्स ऑफ व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो एटॉमिक रेडियस हो गया एंड फोर्थ इज मेटालिक प्रॉपर्टीज और मेटालिक कैरेक्टर। तो अगर आप मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे, हमें पता है भाई आप बेटा डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटालिक जो आपका प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होता है। क्यों, ऐसे समझ लीजिए कि भाई वो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी लूज कर देते हैं, है ना, जो आपने अभी देखा आयनाइजेशन एनर्जी में भी। और अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो भाई पीरियोडिक टेबल में बेटा सबसे लेफ्ट में मेटल्स होते हैं, इधर आपके नॉन मेटल्स होते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही है। एंड दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो ऑप्शन 1 and 4 बोथ सेटिस्फाइज द कंडीशन एंड हेंस करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा आपसे क्या बोला गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें क्या क्या आपको दिया गया है, एक ऑक्सीजन है, एक सल्फर है, एक सल्फर माइनस बना दिया है, एक ऑक्सीजन पे माइनस लगा दिया है। एक बात हम यहां पे समझना चाहेंगे कि ऑक्सीजन सल्फर है ना, इसी तरह से हमारा भाई फ्लोरीन और क्लोरीन। हम एक बात करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन में कि फ्लोरीन वैसे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर हम बात करें हमें बताना क्या है, हमें बताना है आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी का हम सोचने लगे थे। चलिए आयनाइजेशन एनर्जी में अगर हम बात करेंगे बेटा तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। वैसे भी सोचिए कि भाई आपको एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से निकालना है या क्लोरीन से निकालना है ना, फ्लोरीन से निकालने में हालत खराब हो जाएगी हमारी, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे छोटा एटम है और वो उतना ज़्यादा चाहता भी है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इट वुड बी डिफिकल्ट। सिमिलरली ऑक्सीजन से निकालना क्या होगा बेटा, डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू आपका सल्फर। तो ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज़्यादा होगी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। उसके बाद फिर इन्होंने नेगेटिव लगा दिए हैं। पहले समझना ये जरूरी है कि यार नेगेटिव वालों की पॉजिटिव वाले से कम होगी या ज़्यादा होगी। तो ये एनायन है, न्यूट्रल थे। अब समझना कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस बेटा। अगर आपकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, हमेशा इंक्रीज करेगी। मतलब अगर मेरे पास ए है, ए से मैंने A+ बनाया, फिर मैंने उससे 2+ बनाया, ब्ला ब्ला मैंने 3+ बनाया, तो इट विल ऑलवेज इंक्रीज, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, है ना। मतलब यहाँ अगर हम IE1 बोल रहे हैं, यहाँ IE2 बोल रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ IE2 वुड बी ग्रेटर देन IE1। सिमिलरली वैल्यू ऑफ IE3 वुड बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ IE2। तो इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं कि S- से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, S बना, और फिर एक और निकाला, S+ बना। तो अगर ये IE2 है तो ये IE1 हो जाएगी, तो ये इससे बड़ी होगी, विच मीन्स कि S- से S बनाने में आसानी होगी एज कंपेयर टू S से S+ बनाने में, विच मीन्स कि S- से ज़्यादा किसकी है बेटा, S की है। अच्छा, और O-
वाले के बारे में भी हम कमेंट कर सकते हैं कि O माइनस से ज़्यादा किसकी होगी, O की होगी आयनेशन एनर्जी, क्योंकि आप उसको सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी की टर्म में ही समझ सकते हैं कि भाई S माइनस की आयनेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ S। साइन का वो होगा लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है। S को एक इलेक्ट्रॉन दीजिए वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, S माइनस इलेक्ट्रॉन छीन लीजिए वो आयनेशन एनर्जी है, तो एक दूसरे का उल्टा ही तो है। अच्छा है ना, मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट वुड बी सेम। अब हमें केवल एक चीज करनी है, मान लीजिए अगर मुझे कहीं से रिलेशन मिल जाता है कि जैसे अब हम क्या बोलना चाहेंगे, तो अपने पास यहां से आंसर आ चुका है वैसे तो बेटा कि हमें O माइनस और S माइनस में अपने को जो है कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो O माइनस और S माइनस में क्या होगा समझना कि अगर मान लीजिए ये O है और ये S है, आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया O माइनस बना, इसको इलेक्ट्रॉन दिया S माइनस बना, कौन आसान है बनाना। ये सेम कॉन्सेप्ट है जो हम बात करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन में कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, आप एक इलेक्ट्रॉन और दोगे उसकी हालत खराब हो जाएगी, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो बेटा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी क्लोरीन से, हालांकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है क्लोरीन से। एंड सिमिलरली आपकी ऑक्सीजन की कम हो जाएगी बेटा सल्फर से, तो सल्फर की जो एफिनिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन फॉर इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमने कहा कि एफिनिटी और आयनेशन एनर्जी मतलब O की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज सेम एज आयनेशन एनर्जी ऑफ O माइनस मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों में ज्यादा किसकी आई, सल्फर की, ज्यादा किसकी आई, सल्फर की। तो जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे S माइनस से S में तो वो इजी है, ऐसे समझिए O माइनस में आपने वैसी छोटे से साइज पे इतना ज्यादा चार्ज इकट्ठा कर दिया है तो वो चाहता है निकले फटाफट, उस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो मैंने कहा देखिए एक ऑर्डर बन गया, ऑक्सीजन सल्फर से ज़्यादा है और फिर भैया S माइनस की ज़्यादा होगी, O माइनस की सबसे कम होगी, छोटे साइज पे आपने चार्ज दे दिया है, वो तो इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेगा। और इस तरीके से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, अब हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है क्या, यस, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 सेज द होज पाइप फॉर डिलीवरी ऑफ पेट्रोल एट द पेट्रोल पंप इज मेड अप ऑफ, है ना, जिससे पेट्रोल भरते हैं वो लोग, पेट्रोल आपने कहा भैया 100 रुपये का भर दीजिए, तो वो जो पाइप है वो जिससे पेट्रोल गुजर के आ रहा है वो पाइप किसकी बनी हुई होती है। पॉलीमर से उठाया हुआ क्वेश्चन है बेटा, थ्योरेटिकल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसकी बनी है उसी की बनी है। हाँ ऐसे किसी की बनी हो कि भाई पेट्रोल निकले तो ऐसा ना हो कि आग वाग लग जाए, है ना, तो या फिर तो उस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए, तो वैसा कुछ भी इन्होंने यूज़ कर रखा है। और सही आंसर क्या है आपका, यहाँ पे एक सिंथेटिक रबर जो है बेटा हम यूज़ करते हैं, और जो हमारा क्या है नियोप्रीन, तो जो क्लोरोप्रीन है उसको अगर आप पॉलीमराइज कर दोगे तो बनता है नियोप्रीन, और हमारा राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए बेटा नियोप्रीन ही है। तो वो जो होस पाइप है पेट्रोल पंप वाली वो नियोप्रीन की बनी होती है। तो एक बार क्लोरोप्रीन जो है मतलब 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन, उसका हम क्या करवा लेते हैं, पॉलीमराइजेशन करवा लेते हैं, और वही हमारा आंसर है, और उसको बोलते हैं बेटा नियोप्रीन। तो मैंने कहा भाई मान लीजिए ये हो गया सर 1,3, ये 2-क्लोरो, ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपका 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन, है ना, 1 2 3 4, 1,3 पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो ब्यूटाडाइईन एट 1,3 एंड 2-क्लोरो, इसी को बोलते हैं बेटा क्या, क्लोरोप्रीन। इसका जब आप पॉलीमराइजेशन करवा दोगे, इसका पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका नियोप्रीन। किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे Cl है इसका N, तो ये जो आपका होगा बेटा ये क्या हो जाएगा आपका नियोप्रीन बन जाएगा, ठीक है। यही क्या है आपका सिंथेटिक रबर, और यही आपका होस पाइप में यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है समझना। एक आपको क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे एक अमाइड दे रखा है, कुछ नहीं करना है, एक इसका हाइड्रोलिसिस अपने को करवाना है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, तो इसका हमने क्या क्या पूछा गया है, ये अमीनो एसिड है कि नहीं, इसका अगर अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कौन से अमीनो एसिड्स आएंगे। हमने क्या किया है कि 2 अमीनो एसिड लिए हैं और उनका कंडेंसेशन करवा दिया है, हमें दिख रहा है कि ये अमाइड वाला बॉन्ड बन गया है, यहाँ पे ये अमाइड लिंकेज आ गया है, तो पानी भैया यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड आप तोड़ोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, एक तो आएगा NH2, इधर से लिख रहे हैं, फिर C है, C पे CH3 है, C डबल बॉन्ड हो, वाटर अटैक करेगा तो एक तो ये बन जाएगा बेटा, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा अमोनिया,
CH3 2 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। कौन सा है बेटा? क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइसिन। द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। और ये क्या है बेटा? आपका एलेनिन। तो क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको? ग्लाइसिन मिलेगा एक मिलेगा एलेनिन। ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 and 2। 1 में दिया है ग्लाइसिन और दूसरे में दिया है एलेनिन, तो दोनों ही आपके हो जाएंगे हाइड्रोलिसिस में। ये अमाइड वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए और पानी का OH इधर ले जाइए, H इधर ले जाइए, उधर अमोनिया वाला बन जाएगा NH3, इधर क्या है? एसिड बन जाएगा। तो वो आपके दोनों हो जाएंगे। जब कंडेंसेशन करवाएंगे यहाँ से वाटर की यूनिट निकाल दीजिए -H2O, और ये आपका क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन होकर दोबारा अमाइड लिंकेज आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में आपसे पूछा गया है 1,2 डाइयोल है आपके पास, जैसा कि हमने डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में भी। तो आपके पास 1,2 डाइयोल है साइक्लोहेक्सेन में, इधर OH और OH लगा दिया है। और क्या पूछ रहे हैं आपसे कि पहले इसकी रिएक्शन इन्होंने करवाई है बेटा HiO4 से, ठीक है। तो ये पर आयोडिक एसिड जो है हमारा, इन्होंने क्या है यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाई है और यहाँ से कुछ A बना। इसके बाद इन्होंने क्या करवाया बेटा? OH माइनस और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कुछ B बना। बताइए क्या होगा? देखिए बेटा, अगर 1,2 डाइयोल है तो HiO4 क्या करेगा? इस बॉन्ड को आपका ऑक्सीडेटिव क्लीव कर देगा यहाँ पे, और ऑक्सीडेटिवली यहाँ पे अगर ये बॉन्ड क्लीव होगा तो किस तरीके से बन जाएगा समझना। इस बॉन्ड को तोड़िए, OH लगा दीजिए। एक पे 2 OH आएंगे बेटा, 2 OH अनस्टेबल होते हैं सेम कार्बन पे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर में रिपल्शन होगा। तो आप क्या करिए? पानी निकाल के वहाँ पे डबल बॉन्ड O बना दीजिए। तो आपके पास ये तो क्या है भाई? एल्डिहाइड बन गए हैं यहाँ पे दो। ये आपका बेटा क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। उसके बाद OH माइनस है। मुझे क्या समझ में आ रहा है? कार्बोनिल कंपाउंड है और बेटा वहाँ पे क्या है? आपका डाइल्यूट एसिड यूज किया गया है। और अगर आप देखें तो एक ही कंपाउंड में 2 कार्बोनिल यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे अल्डोल हो सकता है, राइट। अल्फा हाइड्रोजन भी है बेटा, क्या हो सकता है यहाँ पे? अल्डोल हो जाएगा। अल्डोल कंडेंसेशन अगर आप करवाएंगे, देखिए हीट नहीं किया है तो आप अल्डोल बनाइए, कंडेंस मत करवाइए, है ना। ऑप्शन देख के भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि यार यहाँ पे केवल क्या है बेटा? हीट नहीं दे रखी है, और ऑप्शंस में भी केवल जो है कंडेंसेशन बिना कराए आंसर दे रखा है। तो OH माइनस बेटा ये बेस है, किसी भी एक के पास से पहले यहाँ से H प्लस उड़ा दीजिए, यहाँ पे माइनस बनेगा। इस माइनस का बेटा यहाँ पे अटैक करवा दीजिए। कितने की रिंग बनी? 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे जो है आपकी बन के आ जाएगी। मान लीजिए इसने अटैक किया, जिसने अटैक किया उस पर एक CHO ग्रुप भी था, और जिसने अटैक किया ये वाला बॉन्ड बन गया। जिस पे अटैक किया 1 2 3 4 5, उस पर क्या होगा? ये शिफ्ट कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता बेटा। तो यहाँ पे O माइनस आएगा, वो H प्लस ले लेगा पानी से, OH इस तरीके से बन जाएगा। अगर हीट करते तो यहाँ से H प्लस और ये OH माइनस को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते, लेकिन वो नहीं बोला है। तो कंडेंस नहीं कराना है, प्रोडक्ट को हमें बेटा एल्डोल पे ही छोड़ देना है। और एल्डोल अगर आप देखेंगे बेटा इस तरह का 5 मेंबर्ड में OH और CHO पास में, ऑप्शन नंबर 1 में ही वो आंसर आपको दे रखा है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या बोला गया है? आपके पास एक ईथर है, ठीक है, एनिसोल है बेसिकली आपके पास, बेंजीन पे OCH3। एनिसोल की रिएक्शन इन्होंने किससे करवा रखी है? अगर हम देखें वहां पे, तो एनिसोल की रिएक्शन इन्होंने करवा रखी है बेटा एक अल्काइल ब्रोमाइड से AlCl3 की प्रेजेंस में। तो आपने ऐसी रिएक्शन देखी होंगी कि बेंजीन रिंग है हमारे पास, उस पर एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा एक्टिवेटिंग है, या मान लीजिए कोई अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे तो क्या है बेटा? आपका OCH3 है। O का प्लस M उतना भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट हो सकती है। तो हमने क्या कहा? आपके पास एक बेंजीन रिंग है, उस पे OCH3 लगा रखा है, और यहाँ पे बेटा क्या है आपके पास? इन्होंने कुछ इस तरह का दिया है, C पे CH3 CH2Br AlCl3। तो पहले ये Br भाई इसके वैकेंट ऑर्बिटल में बेटा लोन पेयर डालेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और क्योंकि ये प्लस रीअरेंज कर सकता है तो बेटा क्या बन जाएगा? यहाँ पे यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसकी शिफ्टिंग करा दीजिए। हाइड्राइड शिफ्ट अगर हो गया CH3 प्लस 1 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया है, विच इज मोर स्टेबल। और अगर 1 डिग्री से 3 डिग्री बना है बेटा, और अब क्या कराएंगे हम? बेंजीन रिंग पे ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको आप फ्रीडल क्राफ्ट भी बोलते हैं, ये ग्रुप प्लस M दिखाएगा। प्लस M दिखाएगा तो बेटा क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो पे हिंड्रेंस की वजह से हम क्या करवाएंगे? पैरा पे करवाएंगे। तो पैरा से बेटा यहाँ पे करवा दीजिए, और आपको क्या मिल जाएगा? बेंजीन रिंग है,
यहाँ पे OCH3 है और पैरा पोजीशन पे आपका इस तरीके से क्या है ये ग्रुप लग जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको यही आंसर दिया हुआ है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का हुआ है। इस इलेक्ट्रोफाइल ने वहाँ से H+ को हटा दिया है बेटा और इस तरह का ग्रुप हमारे पास आ गया है। तो आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव सेम SN1 एंड SN2 प्रोडक्ट। तो SN1 और SN2 का जो प्रोडक्ट है बेटा क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे सेम आना चाहिए। हमें पता है कि यार SN1 SN2 में क्या फ़र्क है। देखिए अगर आप प्रोडक्ट के नज़रिए से देखेंगे कि अलग प्रोडक्ट क्यों बनेगा, अगर SN1 में जो कार्बोकैटायन बना है वो रीअरेंज कर गया तो आपको एक अलग प्रोडक्ट मिलने की वहाँ पे मिलेगा ही, संभावना नहीं मिलेगा तो SN2 से अलग ही मिलेगा अगर कार्बोकैटायन रीअरेंज कर गया तो। लेकिन अगर रीअरेंज ना करे, ऐसा हम ढूंढें कोई सबस्ट्रेट जहाँ पे क्या हो बेटा वो रीअरेंज ना हो पाए वहाँ पे कार्बोकैटायन, यानी कि जहाँ पे कार्बोकैटायन बने SN1 का वही मोस्ट स्टेबल स्टेट हो उस कार्बोकैटायन की, तो उसमें क्या होगा आपका रीअरेंज नहीं करेगा और SN1 एंड SN2 सेम प्रोडक्ट देंगे। जैसे देखिए पहले की बात करेंगे आप तो क्या दे रखा है बेटा आपको, इस तरह से यहाँ पे क्लोरो है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए SN2 होगा तो क्या होगा, इसी पोजीशन पे बेटा मान लीजिए जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैच हो जाएगा, लेकिन SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वही अटैच हो जाएगा। SN1 में क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ प्लस बनेगा। क्या ये प्लस और स्टेबल हो सकता है? जी हाँ, अगर ये यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ आ जाए और ये प्लस वहाँ चला जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रेजोनेंस होने लगेगा तो यहाँ पे प्लस चला जाएगा तो आपका प्रोडक्ट सर्टेनली अलग होगा एज कंपेयर टू SN2। तो हमने कहा अलग मिलेगा ऐसा, तो आपका जो कार्बोकैटायन है वो रीअरेंज होकर कहीं और नहीं जाना चाहिए। दैट इज द कंडीशन इफ यू वांट द सेम प्रोडक्ट। इतना हमें समझ में आ गया। तो मैंने कहा मान लीजिए कुछ इस तरह का दे रखा है सर, इसमें क्या होगा बेटा, ये भी आसान है। यहाँ पे देखिए SN1 में जब आप प्लस बनाएंगे, हेलाइड गया तो यहाँ से आप दोबारा शिफ्ट कराना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस आया तो वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन SN2 अगर होता तो जहाँ पे Cl था बेटा वहीं पे आपका क्या है प्रोडक्ट बन जाता, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए OH लग जाता, लेकिन दूसरे वाले में SN1 में यहाँ पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो प्लस आएगा वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू यहाँ पे अगर जो आपका 1 डिग्री होगा, क्योंकि 3 डिग्री भी है और रेजोनेंस भी होता। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड वाले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, इधर पे है, इधर Cl है। अब यहाँ पे जब यहाँ प्लस बनेगा तो वो तो बेटा ऑलरेडी रेजोनेंस में है, तो यहाँ इसकी कोई रीअरेंज होने की संभावना नहीं है। तो थर्ड में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। आप ये सोचोगे अगर कि सर मान लीजिए रीअरेंज होके उधर चला गया, यहाँ बेटा प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा ना भाई। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा देता हूँ, इसमें कोई दोनों में अंतर थोड़ी है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा दो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा दो, जब आप नंबरिंग करेंगे ये दोनों तो सेम ही हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास बचता है एक फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में भी देखिए बेटा क्या है, वहाँ पे भी रीअरेंज करेगा। क्यों रीअरेंज करेगा, यहाँ पे प्लस आया, ये क्या है बेटा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा और यहाँ पे प्लस जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो वहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बना तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा, तो SN1 में प्रोडक्ट अलग मिलेगा एज कम्पेयर टू SN2। फंडा इतना सा है कि जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसको हमें रीअरेंज नहीं होने देना है। तो ऐसा सबस्ट्रेट ढूंढिए कि जहाँ पे जो कार्बोकैटायन है, जहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, उसके निकलते ही जो कार्बोकैटायन बनेगा उस कार्बन पे, दैट शुड बी मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है आपसे, सबसे पहले आपके पास एसिटिलीन है बेटा। एसिटिलीन मतलब ये आपका C2H2, इसकी रिएक्शन करवा रखी है रेड हॉट आयरन ट्यूब। ये सब बच्चों को पता है कि रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या करती है भाई, यहाँ पे बेटा बेंजीन बना देगी, ठीक है। वो 3 एसिटिलीन लेके आप रीअरेंज भी कर सकते हैं और बॉन्ड्स को आप साइक्लिक स्टेट में दिखाएंगे तो वहाँ से भी समझ सकते हैं किस तरीके से बन रही है, लेकिन ये वेरी बेसिक सबको पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन रिंग बन जाएगी। उसके बाद क्या करवा रखा है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। क्या करवाया है ऐसा सर, CH3Cl विद AlCl3। AlCl3 का जो CH3Cl का जो क्लोराइड है वो क्या है बेटा, एल्यूमिनियम के वेकेंट में अपने जो है इलेक्ट्रॉन डालेगा, इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल में गए तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। कौन सा क्वेश्चन,
कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे रीअरेंज होके हुआ था। और यहाँ पे बेटा CH3+ आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि CH3+ तो स्टेबल नहीं रहेगा, तो वो डेल्टा प्लस आएगा तभी अटैक कर देगी बेंजीन, ठीक है। वहाँ पे स्टेबल बन सकता था, तो उस तरीके से हमने किया, उसको इंडक्टिव इफेक्ट भी मिल रहा था स्टार्टिंग में कार्बोकेटाइन को। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करवाया है, यहाँ पे नहीं रुके हैं, टोलुइन मिलने के बाद उन्होंने क्या करवाया है, KMnO4 से रिएक्शन करवाई है। सबको पता है भाई KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेंजीन के बाहर कितनी भी लंबी जो है चेन हो अल्काइल, उसको क्या कर देगा, वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो जो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा बेंजोइक एसिड, एंड बेंजोइक एसिड इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3, राइट। कि हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो केवल मिथाइल है, अगर ऐसा भी कुछ होता तो यहाँ से जाके क्या बन जाता, यहाँ पे C+H कार्बोक्सिलिक। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। आप इस केस में यहाँ पे इनको तोड़ के कार्बोक्सिलिक नहीं बना पाएंगे। यू नीड एटलीस्ट 1 अल्फा H ओवर हेयर। मैकेनिज्म जिस तरीके से उसमें यहाँ पे इसका यूज आता है, तो अगर ये नहीं रहा तो नहीं हो पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। अगले में चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है ओजोनोलिसिस है बेटा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक साइक्लोहेक्सेन बनाया है, उस पर डबल बॉन्ड CH2 चिपका दिया है। इससे आसान क्वेश्चन आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या किया है, ये साइक्लोहेक्सेन है, डबल बॉन्ड CH2 बनाया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिंक H2O O3 है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। और रिडक्टिव में बेटा क्या होगा, डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए और डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, और जो दूसरा CH2 है वहाँ पे भी OH तो OH अनस्टेबल, पानी निकाल दीजिए, डबल बॉन्ड OH। अगर ऑक्सीडेटिव रहता, अगर जिंक यूज ना करते तो ये 2 बॉन्ड्स भी टूट जाएंगे और यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से CO2। लेकिन रिडक्टिव है तो CO2 नहीं मिलेगा, ये फॉर्मल्डिहाइड पे ही बात रुक जाएगी। तो आपका साइक्लोहेक्सेनॉन एंड फॉर्मल्डिहाइड ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, यहाँ पे क्या है बेटा, आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो एक अल्कीन आपको दिया है, उस अल्कीन में देखिए, जब अल्कीन में मान लीजिए हम 2-3 तरीके से पढ़ते हैं कि अल्कीन में मान लीजिए Br2 का एडिशन हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट, या फिर अल्कीन में हम कर देते हैं भाई क्या, हेलोहाइड्रिन, या फिर आप मान लीजिए HX का कर देते हैं। तो इन सब में किस तरीके से प्रोडक्ट में जो है परिवर्तन आ सकता है, समझिए। अगर आपके पास मान लीजिए अल्कीन है, ये इस तरीके से बना के इन्होंने अल्कीन बनाई है, हमें क्या दिया है, Br2 है, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो क्या है बेटा, एक्वस NaCl, पोलर सॉल्वेंट है यहाँ पे हमारे पास। तो क्या होगा, जो ये आपका Br2 है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले अप्रोच करेगी आपके इस Br को, तो क्या होगा बेटा, आपका ये वाला निकल लेगा यहाँ से। तो क्या बनेगा यहाँ पे, इस तरीके से आपका यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन, ये प्लस, ये स्टेट बन जाएगी। उसके बाद जो ये Br- निकल रहा है, ये आके यहाँ पे अटैक कर देगा। अगर ये यहाँ पे अटैक करता है बेटा तो क्या बन जाएगा, C, ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, तो Br यहाँ पे लग जाएगा, एक Br यहाँ पे लग गया है। ये इस तरह से एंटी एडिशन होगा। लेकिन क्या यही एक पॉसिबिलिटी है, क्या इसी Br को अटैक करना है? जी नहीं, हमारे पास और भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है इन द करंट सिनारियो। कौन कौन से हैं सर? Cl- भी अटैक कर सकता था, यहाँ पे नहीं, कहाँ पे, यहाँ पे Cl- भी तो अटैक कर सकता था। या फिर एक्वस है सर, पानी में OH- भी तो होगा, या पानी ही अटैक कर दे H2O और फिर H+ चला जाए बाद में, तो ये भी तो एक केस होगा। यानी इस Br की जगह Cl भी लग सकता है बेटा, OH भी लग सकता था। लेकिन क्या नहीं, लेकिन एक बात श्योर है कि स्टार्टिंग जो हुई उसमें Br+ का एडिशन हुआ यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, तो Br तो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का आप ऑप्शन देखिए अब क्या है। तो ये सारे पॉसिबल हैं, Br, Brcl, BrOH। तो आपके शुरुआत के 3 ऑप्शन यही हैं, लेकिन ऑप्शन 4 में क्या किया है, इस Br को हटा के भी Cl लगा दिया है। हमने कहा ये नहीं बन सकता, ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इनकरेक्ट है और वही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो हमें हो सकता है, वैसे आपको वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है रीअरेंज करा के, रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है बेटा यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनवा के, क्योंकि ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, तब ये स्टेट हमारी खुल रही है यहाँ से। HX का अगर होता, अगर HX होता तो उसमें आपका जो है वहाँ पे प्लस बनता और वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर सकता था। यहाँ पे रीअरेंज मत करवाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में क्या पूछा गया है, विच हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज मोस्ट एसिडिक। सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? क्या क्या ऑप्शंस हैं?
CH3 CH2 CH2 CHO। एल्डिहाइड है बेटा, इसके पास में जो हाइड्रोजन है सबको पता है, अगर ये H प्लस गया माइनस बनेगा तो ये कॉन्जुगेशन में जा सकता है। और अगर आपको देखना है कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए। कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, क्या यहाँ पे ये स्टेबल बन रहा है? जी हाँ, औरों के कंपैरिजन में तो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है बेटा। यहाँ पे ये माइनस इस ऑक्सीजन के ऊपर भी जाएगा। इसका आप जो दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे C डबल बॉन्ड CO माइनस H, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर की वजह से क्या है, ये स्टेबलाइज भी हो रहा है। और अगर ऐसा है तो ये मैंने कहा ये मुझे एसिडिक लग रहा है। बाकी कौन सा एसिडिक और हो सकता है समझिए, क्या ये एसिडिक हो सकता है? मैंने कहा नहीं। यहाँ से क्या होगा, अगर आप यहाँ पे माइनस बनाएंगे तो वो कॉन्जुगेशन तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे बीच में sp3 आ रहा है और इसका माइनस आई और काम करेगा, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस से तो अच्छा नहीं हो सकता ना वो। और फिर ये है, तो ये सारे इससे तो बहुत ही बेकार होंगे। जितना दूर आप जाएंगे उतना कम एसिडिक हाइड्रोजन होता चला जाएगा। तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा बेटा? ये वाला होगा। कौन सा वाला? जो 2 है, इसको 2 बोल रखा है, तो और 2 बोल रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस तरीके से क्या है, इसका आंसर कर सकते थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बोला गया है स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से बेटा क्वेश्चन है, और आपको कुछ तो अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे हमें इसका आंसर करना है कि भाई अल्कीन जितनी स्टेबल होगी, मतलब उतनी स्टेबल होगी जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसके पास होंगे, या फिर उसके पास भाई रेजोनेंस हो। रेजोनेंस नहीं है तो क्या हो बेटा, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतनी ज़्यादा अल्कीन की स्टेबिलिटी। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्या है, ये वाला क्वेश्चन हमारा है। तो गिनने पड़ेंगे हमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं आपके गिवन ऑप्शंस में, और वहाँ से हम आंसर कर सकते हैं। बेटा फर्स्ट दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड C पे CH3। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। CH3C पे एक और CH3, इधर डबल बॉन्ड, इस पे एक CH3 है बेटा, इधर एक CH3 है। ऑप्शन नंबर 3 में CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3। ऑप्शन नंबर 4 में CH3C पे इधर CH3 डबल बॉन्ड C पे CH, इधर भी CH3। तो गिन लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ पे कितने होंगे बेटा? 3 अल्फा इधर, 3 अल्फा इधर, 6 अल्फा। यहाँ पे 6 इधर, 6 इधर, 12 अल्फा। यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा। यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा CH2। ओके, यहाँ पे क्या है बेटा, ये हमने गलत बनाया है CH3। तो 6 और 3 9 अल्फा। तो कौन सबसे ज़्यादा हुआ? और ये वाला जो होता है एक ही कार्बन पे 2 अगर हों, ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इसका सिस या ट्रांस, कुछ भी हो डजेंट मैटर, है ना। ट्रांस वाला इस केस में ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सिस। लेकिन अगर एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल हैं या फिर 2 पे एक एक मिथाइल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है बेटा? ये वाला। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा? ऑर्डर अगर आप देखना चाहें तो 12 वाला सबसे पहले, ऑप्शन नंबर 2, फिर ये 9 वाला ऑप्शन नंबर 4, और फिर 3rd वाला जिसमें एक ही पे 2 CH3 हैं, और लास्ट में आएगा 1 में भी मान लीजिए अगर मैं ट्रांस और सिस बना देता हूं तो पहले ट्रांस फिर सिस। तो ये ऑप्शन देखिए बेटा कहाँ पे मिल रहा है आपको, और ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है? 26 में बोल रहे हैं द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमंग द फॉलोइंग। देखिए भाई आसान क्वेश्चन है बेटा। फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होगा? जब हमें क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए वो रेजोनेंस में जा रहा है तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना अच्छा है। या फिर भाई उस फ्री रेडिकल के लिए क्या हो आपके पास, प्लस आई ग्रुप्स अगर आसपास हैं तो वो भी, क्योंकि फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो वो भी हेल्प करेंगे। लेकिन रेजोनेंस अगर है तो वो सबसे अच्छा है। तो अगर हम देखें रेजोनेंस क्वेश्चन नंबर 26, हाँ, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह भी ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर आप रेजोनेंस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा देखिए ऑप्शन नंबर 1 तो बहुत ही वाहियात है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में फिर क्या है आपके पास, बेंजीन रिंग है और इस तरीके से CH2 पे रेडिकल है। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे अब क्या आपके पास रेजोनेंस हो सकता है, किस तरीके से बेटा, इस बॉन्ड को एक इलेक्ट्रॉन इधर तोड़िए, एक इलेक्ट्रॉन इधर तोड़िए, तो यहाँ पे आएगा, फिर पैरा पे जाएगा, फिर इधर आएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। लेकिन जो ऑप्शन 4 है वो बेस्ट है। ऑप्शन 3 बेकार है, ध्यान रखना। ऑप्शन 3 में कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसी कार्बन पे रेडिकल है, ये अलग प्लेन में होगा बेटा, और ये प्लेन अलग है, और इनके जो p ऑर्बिटल्स हैं उनका प्लेन अलग है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा, गलती नहीं करनी है हमें, है ना। इसी तरीके से कई बार आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पे जो है एक लोन पेयर भी डाल देते हैं और पूछते हैं, है ना, इसकी स्टेबिलिटी पे कुछ कुछ आ जाता है क्वेश्चन, तो ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता है। लेकिन लास्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, इधर कार्बन है, एक बेंजीन रिंग, दूसरी बेंजीन रिंग, तीसरी बेंजीन रिंग, रिंग उतनी अच्छी नहीं बनी लेकिन आइडिया समझिए आप।
एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में जाएगा, ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेशन यहाँ पे है, तो मोस्ट स्टेबल तो यही वाला होगा। ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, सबसे महाबेकार ये वाला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बेटा मोस्ट स्टेबल होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हमें सीआईपी के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। और सीआईपी में बेटा क्या करते हैं हम, सबसे पहले एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर देखेंगे। अगर एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि आइसोटोप्स अगर हैं, फिर एटॉमिक मास देखेंगे। इस तरीके से आप करते चले जाते हैं। कौन कौन से आपको दे रखे हैं, एक आपको दिया है OH है, फिर हमारे पास क्या है बेटा कार्बोक्सिलिक है, फिर हमारे पास क्या है बेटा एल्डिहाइड है, और लास्ट में जो आपको दिया गया है एक आपके पास क्या है एल्कोहल है। तो यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है बेटा, ऑक्सीजन से, यहाँ पे कार्बन से, कार्बन से, कार्बन से। कौन जीत गया, जो पहला जुड़ा हुआ है उसको देखना है, ऑक्सीजन। तो 1 तो सबसे आगे हो गया। 1 के बाद कौन आएगा प्रायोरिटी में। जब आपके इस तरीके से मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई एक और बना लीजिए यहाँ पे, और इस तरीके से कर दीजिए। यहाँ पे ये एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हटा के एक ऑक्सीजन और जोड़ दीजिए, और क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से भी जुड़ा हुआ था तो इस तरीके से कर देंगे। और यहाँ पे ये कार्बन बेटा 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन से, तो बेस्ट कौन सा हुआ भाई, पहले ऑक्सीजन जीत गया क्योंकि बाकी सब में कार्बन से जुड़े हुए हैं। फिर कार्बन में सब में कार्बन आ गया, तो उसके आगे चलेंगे हम। आगे किस में जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से कौन जुड़े हुए हैं बेटा, 3 ऑक्सीजन, इससे 2 ऑक्सीजन, इससे 1 ऑक्सीजन, तो कौन जीत गया, 1 2 3 देन 4। मतलब ये आपका OH, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड एंड देन दिस एल्कोहल वाला CH2OH। तो OH देन COOH देन CHO देन CH2OH। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा आ जाएगा, 2 यहां पे होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में क्या बोला गया है, आपको RS कॉन्फ़िगरेशन बताना है। स्टीरियो आइसोमरिज्म से ये क्वेश्चन है, और RS कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही बेसिक बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पेपर में इतने आसान आसान क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिनकी कोई हद नहीं है। मतलब कोई भी क्वेश्चन को थोड़ा भी नहीं घुमाया गया है, थोड़ा भी नहीं घुमाया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मे बी आपके जो आगे धीरे धीरे जो आगे MJT बढ़ेंगे उनमें मे भी थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन MJT 1 की तो क्या है, हल्की शुरुआत है आप बोल सकते हैं। इसमें आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है बेटा, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी CH3 है। देखिए नंबरिंग है ना, क्योंकि जैसे नंबरिंग क्या होगी बेटा UPSC के अकॉर्डिंग 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि बेटा 2 पे ब्रोमो आएगा, इसका जो अल्फाबेटिकली है। देखिए लोकेंट तो वही है, आप इधर से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, तो 2 3 पे ही आ रहे हैं सब्सटीट्यूएंट्स, उधर से भी 2 3 पे ही, लेकिन 2 पे ब्रोमो आए तो अच्छा है एज कम्पेयर टू क्लोरो, क्योंकि ब्रोमो का भी क्लोरो के C से पहले आता है। तो मैंने कहा ये वाली नंबरिंग होगी। तो 2 पे क्या है, CIP लगाते हैं, पहले ब्रोमो है तो 1, फिर इधर तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के साथ क्लोरो भी है, तो 2 मिलेगा बेटा इस वाले को, और 3 मिलेगा बेटा इस वाले को। और तो अब ये वाली नेमिंग हटा देते हैं, कंफ्यूज कर रही होगी। तो 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, 1 2 3 क्लॉकवाइज, लेकिन लोएस्ट वाला जो है प्रायोरिटी वाला वो हॉरिजॉन्टल पे है, वर्टिकल पे नहीं है। तो अगर वर्टिकल पे होता तो R होता, हॉरिजॉन्टल पे है तो S हो जाएगा। अब इसको निकालने की ना जरूरत नहीं है वैसे देखें तो, अगर क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे Br होता, यहाँ पे अगर Br होता तो ये इसकी क्या है बेटा मिरर इमेज आती, मिरर इमेज आती, तो अगर ये S है तो ये R होता। यहाँ पे Br है या क्लोरो फर्क नहीं पड़ता, नंबरिंग 1 तो उसी को मिलेगी ना यार। तो अगर ये S है तो ये वाला क्या है, R है। ये आप उस तरीके से भी निकाल के देख सकते हैं। तो मैंने कहा 2 पे S आ रहा है बेटा, 3 पे क्या आ रहा है, R। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, नहीं 2 पे S 3 पे R, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, CC सिग्मा बॉन्ड इन इथीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ विच ऑर्बिटल्स। अच्छा, तो CC का जो सिग्मा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा की बात कर रहा है इथीन में, C2H4, ये तो पाई है। सिग्मा बेटा तो ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इधर 3 सिग्मा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो बेटा ये sp2 ऑर्बिटल है, ये भी sp2 है, sp2 की जो है यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रखी है, तब सिग्मा बना है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 2। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहे हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर करना है किसका, मिथाइल है, कार्बन पे OH है, CH है, CH पे OCH3 है, CH2H है, CHO है, ये है।
तो सबसे पहले अगर आप देखें बेटा, ये ईथर है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा बेटा? मेन फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो एल्डिहाइड। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, फिर लॉन्गेस्ट चेन में चलेंगे 1 2 3 4 5। तो 3 पे मिथोक्सी है, 4 पे हाइड्रोक्सी है, मिथोक्सी का M, हाइड्रोक्सी का H, हाइड्रोक्सी का H पहले आएगा, तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथोक्सी और पेंटेनल या पेंटेन 1 अल। 1 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नहीं लगाया है तो अंडरस्टूड है कि वो 1 पे ही है। तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथोक्सी पेंटेनल, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आएगा। तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बेटा यहाँ पे खत्म होती है। अब लास्ट सेगमेंट जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, वो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 जो है, एट वेरी हाई प्रेशर वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज। तो आपका गैसियस स्टेट से लिया गया है, रियल गैस वाले जो आपका पोर्शन है वहाँ से। तो बोल रहे हैं कि प्रेशर क्या है बेटा आपका? हाई है, वेरी हाई प्रेशर बोल रहे हैं, और पूछ रहे हैं Z की वैल्यू क्या होगी। देखिए आसान है, क्या कर सकते हैं हम, आप अपनी रियल गैस की इक्वेशन लगाइए, P + AN²/V² इंटू V - NB इज इक्वल टू nRT। अच्छा, प्रेशर बहुत हाई है, तो क्या हम जो आपकी ये वाली टर्म है समझना, प्रेशर आपका बहुत हाई है, तो इसको आप लिख सकते हो कि ये प्रेशर के इक्वल ही होगी। तो P इंटू V - NB इज इक्वल टू nRT। n की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा PV - NB बाई RT, PV - RT इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया बेटा PV बाई RT माइनस PB बाई RT इज इक्वल टू 1। दिस इज नथिंग बट Z। तो Z आपका आ गया 1 + PB बाई RT। आपको यहाँ पे सारी कंडीशंस याद होनी चाहिए कि वेरी लो प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर और प्रेशर अगर हाई हो, लो हो तो क्या होता है। तो वो सारी कंडीशंस बेटा आप क्या है, आपको यहाँ से किसको नेग्लेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर 4, मतलब Z आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। Z ग्रेटर देन 1 होगा मतलब क्या होगा बेटा? रियल का वॉल्यूम आपके आइडियल वॉल्यूम से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा मतलब क्या होगा? रिपल्सिव फोर्सेस वहाँ पर डोमिनेट करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या बोल रहे हैं हम, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C7H16। तो एक रिएक्शन बेसिकली हमारे पास हो रही है, एंड दैट इज C7H16। इसकी कंबशन की पूछ रहा है, तो इसका हमने कंबशन कराया, क्या बन जाएगा बेटा? CO2 + H2O। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इसकी कंबशन की एंथैल्पी निकालनी है। समझना, इस रिएक्शन में आप कंबशन की कैसे निकाल सकते हो? मैं कहूँगा कि डेल्टा H0 कंबशन ऑफ C7H16 वुड बी इक्वल टू, इनके फॉर्मेशन की अगर आप देख लो तो, कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की में से अगर रिएक्टेंट के फॉर्मेशन की माइनस कर दोगे तो रिएक्शन की एंथैल्पी होगी। और ये रिएक्शन क्या है? ये तो कंबशन रिएक्शन है। तो कंबशन रिएक्शन की जो यहाँ पे इसकी एंथैल्पी होगी, दैट इज नथिंग बट रिएक्शन की एंथैल्पी। और रिएक्शन की एंथैल्पी आप फॉर्मेशन एंथैल्पीज जो हैं वहाँ से निकाल सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हेल्प से। तो बैलेंस कर लेते हैं, 7CO2 हो जाएगा, कार्बन 7 है बेटा, हाइड्रोजन 16 है तो यहाँ पे 8 लगा दीजिए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 7 × 14, 14 + 8 कितने? 22 हो गए, तो बेटा यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप? 11 यहाँ पे लगा दीजिए। अब आपको क्या क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। आपको जो गिवन है बेटा वो इसके फॉर्मेशन की दे रखी है, तो डेल्टा H0 फॉर्मेशन इस CO2 कितनी दे रखी है? CO2 की दे रखी है -394, है ना, किलो जूल पर मोल है, और H2O की -286 है, और इसकी जो एंथैल्पी फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड, दैट इज 200 माइनस। सर O2 की नहीं दे रखी है, O2 के बेटा जरूरत नहीं है, क्योंकि O2 अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है गैसियस, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी 0 होगी फॉर्मेशन की। हम थर्ड लॉ से बोलते हैं कि आपकी जो स्टैंडर्ड स्टेट्स में अगर आपके एलिमेंट्स हैं तो उनकी फॉर्मेशन क्या होगी बेटा? हम 0 मान के चलते हैं। जैसे कार्बन की आपकी ग्रेफाइट वाली 0 होती है, डायमंड की नहीं होती है, क्योंकि डायमंड उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म नहीं है। तो अब क्या करेंगे भाई? इसकी जो कंबशन होगी बेटा क्या हो जाएगी? ये 7 टाइम्स है, तो 7 टाइम्स CO2 की फॉर्मेशन की, है ना, फॉर्मेशन को F से लिख देता हूं मैं, प्लस 8 टाइम्स डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस किसकी बेटा? डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ C7H16। ये कितना हो जाएगा? -7 इंटू -394, अच्छा +7 ही था बेटा, 8 इंटू -286 माइनस
और ये इसका तो 1 ही मोल है, ये 7 8 क्या है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, और -200 माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस यहाँ पे भी है ना। चलिए इस एक्सप्रेशन को बेटा अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आ जाएगा आपका, देखिए 7 × 394 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका -2758, ये हो जाएगा -2288 + 200, तो कंबशन की कितनी आ गई -4846 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से क्या है हम इसका आंसर निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम से है। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम साइनाइड, है ना, बेरियम साइनाइड का पूछ रहे हैं, ध्यान रखना साइनाइड का नहीं पूछ रहे हैं, तो सोल्ट का पूछ रहे हैं, आपके आयंस का नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि सोल्ट का जो होगा बेरियम साइनाइड का दैट वुड बी हाफ ऑफ जो साइनाइड का होगा, क्योंकि जब वो डिसोशिएट करेगा तो बेटा 1 मोल से 2 मोल साइनाइड मिल रहे हैं वहाँ पे अपने को। तो सोल्ट का अपने को जो है कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है इन द एक्विस सोल्यूशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ BaCN ट्वाइस एंड 0.1 मोलार HCN हैविंग pH = 5, और आपको CN- का pKb दिया है। तो pKb दिया है तो मैं एसिड का pKa निकाल सकता हूं, क्योंकि एसिड का pKa प्लस कॉन्जुगेट का pKb = pKw दैट इज 14। 8 दे रखा है pKb तो आपका 6 आ जाएगा pKa, और pKa 6 आ गया तो आप यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे लगा दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 33, मैंने कहा कि HCN दे रखा है मुझे, HCN बेटा क्या हो जाएगा वहाँ पे H++ CN- में जाएगा, ये CN- बेरियम साइनाइड से भी मिलेगा। मान लेते हैं बेरियम साइनाइड से X मिला, ये दे रखा है 0.1 में से मैं मान लेता हूँ 0.1 में से ये 1 - अल्फा गया तो ये क्या हो जाएगा 0.1 × अल्फा, और ये X + 0.1 × अल्फा। X कहाँ से आया बेटा, बेरियम साइनाइड से आया। लेकिन मुझे पता है, क्या पता है कि pKb इन्होंने दे रखा है बेटा 8, और pKa जो होगा एसिड का प्लस उसके कॉन्जुगेट बेस का pKb = pKw दैट इज 14, तो pK बेटा आ गया 6, और pH भी गिवन है दैट इज 5, तो pH दे रखी थी, pKb दे रखा था, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा था 0.1, और बेरियम साइनाइड का पूछा है। तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, इस एसिड के लिए आप Ka का एक्सप्रेशन लिख लीजिए, Ka 6 है, pKa 6 है, तो Ka हो जाएगा 10⁻⁻6 = क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनाइड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, देखिए K बहुत कम है ना, अब वैल्यूज रख दीजिए। H+ कितना है, जब pH 5 है तो H+ 10⁻⁻5 है, तो ये वैल्यू कितनी है 10⁻⁻5। यहाँ से मुझे पता लगा अल्फ़ा तो बहुत कम है, तो अल्फ़ा बहुत कम है, तो अगर अल्फ़ा आपका क्या है बेटा 10% से कम आए अल्फ़ा, तो हम उसको क्या है वहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे 1 की कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो H+ तो बेटा हो गया, pH से निकाल लिया मैंने 10⁻⁻5, साइनाइड को मैंने लिख दिया X+ 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। 0.1 की कंपैरिजन में ये बहुत कम है, हम देख चुके हैं, क्योंकि 0.1 अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻5 है, तो ये आपका चला गया। और यहाँ पे हम एक अजम्पशन ले लेते हैं कि X जो बेरियम साइनाइड से आ रहा है, क्योंकि देखिए बेटा बेरियम साइनाइड जो है ये तो आपका सोल्ट है, तो ये तो अगर मेंशन्ड नहीं है तो हमें फुल्ली डिसोशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आ रहा है उसकी कंपैरिजन में आप एसिड से जो मिलेगा उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो मैंने ये नेग्लेक्ट कर दिया। यहाँ से ये करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ से मिल गया X = 10⁻⁻2। X क्या था, X था जो मुझे साइनाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वही तो X है, क्योंकि 0.1 अल्फा तो नेग्लिजिबल था। तो अगर साइनाइड मेरा कितना आ गया 10⁻⁻2, तो बेरियम साइनाइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई, ये आप बोल रहे हैं 10⁻⁻2 है, इसके 1 से उसके 2 मिल रहे हैं, तो अगर इसके इतने तो इसके उसके कितने होंगे बेटा हाफ, तो ये कॉन्सेंट्रेशन होगा बेरियम साइनाइड का, और वो कितना है यहाँ पे लिख लेते हैं 10⁻⁻2/2 इज नथिंग बट 5 × 10⁻⁻3, ऑप्शन नंबर 4। आई होप समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं किया हमने, इतना किया है
आपको पीएच दे रखा था, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, पीके भी दे रखा था, पीके निकाल लिया, के आ गया, इसके लिए के का एक्सप्रेशन लिख दिया। वहाँ पे मैंने क्या किया, अल्फा, क्योंकि पॉइंट ऑन अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया 1 के कंपैरिजन में। और उसके बाद हमने क्या किया, साइनाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो केवल बेरियम साइनाइड से लिया, क्योंकि बेरियम साइनाइड बेटा क्या होगा, वहाँ पे एक फुल्ली डिसोशिएट होगा, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तो फुल्ली डिसोशिएट अगर होगा तो वहाँ से जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा उसको आप मान सकते हो ज़्यादा होगा वो किससे, इससे। अगर वो बहुत कम आता तो अब भाई फिर इसको सोल्व करते कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के, लेकिन अगर वो कम अपन ने जंक्शन लिया है और कम ही मतलब x जो है ज़्यादा आया है ना, क्योंकि ये 10⁻³ के ऑर्डर का है, वो 5 के ऑर्डर का है, तो आप उसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। चलिए उसके बाद बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 अगेन आयनिक इक्विलिब्रियम से है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पे है। तो Hg2I2 दे रखा है और Hg2I2 में बोल रहे हैं कि द सोल्यूबिलिटी ऑफ Hg2I2 इन वाटर में कितनी है भाई, 10⁻⁵। तो बता दीजिए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। अरे सोल्यूबिलिटी दे रखी है बेटा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बताना है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 34 Hg2I2, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे टूटेगा, अगर वो गलत कर दोगे तो फिर क्वेश्चन आंसर गलत आएगा। इस तरीके से टूटेगा, Hg2 प्लस मर्क्यूरी साइन प्लस बेटा 2I माइनस, सोल्यूबिलिटी इसकी S मान लेते हैं तो इसकी आएगी बेटा 2S, तो जो KSP होगा वो हो जाएगा Hg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 2S, उसका स्क्वायर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, और ये आ जाएगा 4S क्यूब। सोल्यूबिलिटी दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, 10⁻⁵ का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 × 10⁻⁻10। क्या हमने कुछ गलत किया, ओके क्यूब है बेटा, क्यूब है तो क्या हो जाएगा 4S क्यूब 10⁻⁻15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 में क्या बोला गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम से है, हमें जो Kp है उसको किसके टर्म में लिखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की टर्म में Kp को लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसका एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, रिएक्शन को तोड़ना आना चाहिए, और उसके बाद आप अल्फा मान के वहाँ से तो मैथ्स लगानी है हमें। तो ये कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये सब क्या है, मैथ्स के क्वेश्चन है ना, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग यहाँ पे हमें नहीं लगाना है। 35 किसका क्या कर रहे हैं हम, HI 2HI गैसियस गोइंग टू H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन C था, तो C × 1 माइनस अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माना है, इसके 2 से 1 बनेगा तो इसका बन जाएगा C⁴/2। मैंने कहा अच्छा गैसेस प्रोडक्ट्स हैं तो एक काम करते हैं अपन, इसका बेटा 1 ही मोल ले लेते हैं स्टार्टिंग में, है ना, ताकि ये इसके मोल्स ही आ जाएं। तो मैंने कहा कि ये α/2 क्या हो गए हैं, इसके मोल्स हो गए हैं। कॉन्सेंट्रेशन लेने का कोई पॉइंट नहीं है, गैसेस है सब कुछ, तो हमने कहा 1 माइनस अल्फा, α/2। और टोटल प्रेशर अपन मान लेते हैं कैपिटल P है। Kp का एक्सप्रेशन लिखिए आप, Kp हो जाएगा बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। टोटल प्रेशर बेटा, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ HI का होल स्क्वायर। तो P स्क्वायर यहां से कट जाएगा। मोल फ्रैक्शन आप लिख सकते हो बेटा, H2 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने आएंगे यहाँ से, 1 ही आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस α/2 प्लस α/2 1 ही आएगा, तो वो तो 1 ही है। और I2 के भी बेटा क्या हो जाएंगे फिर, I2 के मोल्स बाई टोटल मोल्स 1, और HI के मोल्स कितने हैं, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। दिस इज एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Kp। यहां से बेटा क्या आ गया, यहां से आप बोल सकते हो कि α/2 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Kp। तो ये वैल्यू आ गई √Kp। आपको अल्फा निकालना है, क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 2√Kp माइनस 2√Kp इंटू अल्फा। अल्फा यहाँ से उसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2√Kp इंटू अल्फा इज इक्वल टू 2√Kp। और यहाँ से आपका जो अल्फा आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 2√Kp डिवाइडेड बाई 1/2√Kp। तो ये एक्सप्रेशन आएगा बेटा ऑप्शन नंबर अगेन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रॉन इज इन
3D ऑर्बिटल्स, एक इलेक्ट्रॉन है वो 3D में है बेटा, 3D में है तो उसके लिए पॉसिबल क्वांटम नंबर्स का सेट हमें बताना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, इलेक्ट्रॉन कहाँ है 3D में, n की वैल्यू क्या हो गई 3, मेरे पास n होता है, l होता है, m होता है, यही बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन 3D में है, भाई d में कितने होते हैं, वैसे देखे तो हम 5 होते हैं। क्यों होते हैं 5? देखिए तो 3D में है तो मैंने कहा l की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर n 3 था लेकिन 3D फिक्स कर दिया तो उस पर भी आएंगे। वैसे अगर n 3 है तो l क्या क्या हो सकता है, 0 1 2, मतलब s हो सकता था बेटा, p हो सकता था और d हो सकता था। तो इन्होंने क्या बोला है, 3 के लिए d बोल दिया है। ठीक है ना। तो अब आप ये मत करना कि L की वैल्यू 0 या 1 ले लो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फिक्स कर दिया ना यार, 3D में इलेक्ट्रॉन है तो L की वैल्यू तो 2 ही है। और M क्या हो सकता है बेटा, -L2 प्लस L, तो L क्या है यहाँ पे 2 है तो -2 हो सकता है, -1 0 +1 और +2 हो सकता है, जो कि 5 वैल्यूज हैं तो करस्पॉन्डिंगली 5 आपके ऑर्बिटल्स हैं। तो मैंने कहा N3 L कितना बेटा 2, और फिर ये इतने सारे आपके m हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपको 3 में मिलेगा। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 में आपको क्या बताना है, द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फॉल फ्रॉम इनफाइनाइट टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पे सिंपल सा अपने को फॉर्मूला लगाना है बेटा, 1/λ इज इक्वल टू RZ² इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/λ r रेडबर्ग कांस्टेंट इज गिवन एज 1.1 10⁷ मीटर इनवर्स। z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल सा निकल के आया लैम्डा इज इक्वल टू 1/1.1 10⁷ और मीटर में आएगा ये। तो एक काम कर लेते हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁷ को ऊपर लेके जाइए, 10⁻⁻7/1.1। एक काम कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से कर दीजिए और 100 से नीचे भी कर दीजिए। इसको इधर से -9 कर दीजिए और इसको यहाँ पे ले जाइए, तो ये हो गया बेटा 1000 × 10⁻⁹/1.1। 10⁻⁹ क्या हो गया बेटा, नैनोमीटर ही हो गया आपका, क्योंकि 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो ये आपका इस तरह से हो गया नैनोमीटर। और इसको आप सोल्व करेंगे, ये 11 आएगा, 1.1 नहीं आएगा, 1.1 का जो पॉइंट था हमने उसको हटा के इसको 1000 किया है, तो ये 912 समथिंग आएगा। तो 912 नैनोमीटर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया है, आपको एक मोल कॉन्सेप्ट से आसान क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दी गई है बेटा 2H2 + O2 और ये मिलके बना रहे हैं आपका पानी बना रहे हैं। और आपको बोला गया है कि भाई आपके पास 64 ग्राम ये है और 64 ग्राम ही ये है। इक्वेशन बैलेंस्ड है। हमें बताना है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन कितना बनेगा, कौन कितना बचेगा। आसान सी बात है। देखिए अगर ये 64 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए भैया, 64/2 32 मोल्स, 64/16 दूनी 32 2 मोल। भाई इसका 1 मोल के लिए इसके 2 लगते हैं, इसके 2 के लिए इसके कितने लगेंगे 4, कितने बच जाएंगे 28 मोल्स। तो और इसके बनेंगे कितने, इसके 2 कंज्यूम होंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, जिसकी कम है। कम कौन है भाई, ये इसके 2 ही मोल हैं, इसके 32 के करस्पॉन्डिंग इसके 16 होने चाहिए थे, लेकिन इसके 2 हैं, विच मीन्स कि दिस इज LR और LR ये है तो 2 के करस्पॉन्डिंग इसके 4 कंज्यूम होंगे, 4 कंज्यूम होंगे तो 28 बच जाएंगे। और इसके 2 जाएंगे तो इसके 4 बनेंगे, इसके 4 बनेंगे तो कितना मास बनेगा 1872 ग्राम्स बन जाएगा। ये कितना बचेगा 28 मोल्स इंटू 2 56 ग्राम्स ये बच जाएगा। ऑक्सीजन कुछ नहीं बचेगा, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है। द वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट है ना, इससे आसान नहीं हो सकता बेटा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ऑक्सीजन है, वही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, किसी में अमाउंट यहाँ पे 58 ग्राम कर दी है, किसी में यहाँ पे क्वांटिटी गलत कर दी है, तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 सरफेस केमिस्ट्री से है और आपका ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट इज पेप्टाइज्ड बाय एडिंग FeCl3 सॉल्यूशन। पेप्टाइज्ड क्या होता है बेटा, डीफ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन में आप प्रेसिपिटेट करवाते हैं, डीफ्लोकुलेशन में आप प्रेसिपिटेट से कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट है उसको आप फेरिक क्लोराइड को ऐड करके कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रेसिपिटेट है वो किसी एक पर्टिकुलर आयन का एड्जॉर्प्शन करेगा, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाएगा सॉल्यूशन में। और यहाँ पे फेरिक क्लोराइड जब आप मिक्स करते हो विच इज एन इलेक्ट्रोलाइट फॉर पेप्टाइजेशन, तो आपका जो
Fe3+ है उसका एडजॉर्प्शन होगा बेटा किस पे, आपके हाइड्रोक्साइड पे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका वो कोलोइडल सॉल्यूशन में स्टेबलाइज हो जाएगा। तो वही पूछ रहे हैं, द चेंज ऑन कोलोइडल पार्टिकल ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ, किसका एडजॉर्प्शन होगा, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन Fe3+ का, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। पेप्टाइजेशन इज नथिंग बट डीफ्लोक्यूलेशन, कि पीपीटी से कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना। अगला देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 40 भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं एचसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है भाई, एक आपका बेटा इस तरीके से है, उसके आजू बाजू इस तरीके से 6 हैं, फिर उसके ऊपर वाली लेयर में 3 होंगे, उसके नीचे वाली लेयर में 3 होंगे, तो जो बीच वाला है ये 6 तो अपने भाइयों से इधर ही जुड़ा हुआ है, राइट, और 3 नीचे 3 ऊपर, तो 6 तो प्लेन में बेटा वो सराउंडेड है, और 3 अबव 3 बिलो द प्लेन, तो टोटल कितने हो गए बेटा यहाँ पे 6 + 3 + 3, टोटल कितने हो गए 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा एचसीपी में 12 वहां पे आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे हम पहुंच गए हैं। ये है सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। इसमें क्या बोला गया है, इन ए 0.2 मोलल मोलैलिटी दे रखी है बेटा 0.2, तो इन ए 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.3। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयनाइजेशन कितनी दे रखी है बेटा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन 0.3 दे रखी है, और बोला है कि फ्रीजिंग पॉइंट बताना है अपने को, KF दे रखा है, तो आपको KF दे दिया है, मोलैलिटी दे दी है, और आपको बेटा क्या बताना है कि कितना होगा फ्रीजिंग पॉइंट। आपको एक रिलेशन पता है फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज आएगा, है ना, अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वहाँ से एक क्वेश्चन उठाया गया है, और हमें पता है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। I क्या हो जाएगा बेटा, ये हमें निकालना पड़ेगा, अपने को HX दे रखा है जो वीक एसिड है, तो ये डिसोशिएट होगा H+ और X- में। इसका कितना है बेटा, मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन C है, C-Cα, और उसके बाद हमें क्या बोल दिया गया है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज 1.3, तो C इंटू 1 माइनस 0.3, C इंटू अल्फा कितना है बेटा 0.3, C इंटू 0.3, तो अपना I क्या हो जाएगा बेटा, टोटल कितने हो गए यहाँ पे C + C इंटू 0.3, और स्टार्टिंग में कितने थे C से C कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 + 0.3 इज इक्वल टू 1.3, तो I आ गया है अपना 0.3। डेल्टा TF क्या हो जाएगा, जो पहले T0F होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि डिप्रेशन होता है, तो T0-F को आप इस तरीके से लिखेंगे। जब बॉइलिंग पॉइंट होता है तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट में मैं क्या लिखूंगा T-B माइनस T0B, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे T0F माइनस T-F इज इक्वल टू I आ गया मेरा 1.3, और KF दे रखा है 1.85, जो कि आपको याद भी होना चाहिए वाटर के लिए, ध्यान रखना हर बार वैल्यू, कई बार नहीं भी देते हैं बेटा वैल्यू, एडवांस तो जनरली नहीं देता है, मतलब दे देता है लेकिन मूड बना तो नहीं भी देगा। इनटू मोलल सॉल्यूशन, मोलल दे रखा है बेटा कितना है मोलैलिटी 0.2, और वाटर का हमें पता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं T-F यहां से निकल आएगा कुछ नेगेटिव में, और इसको आप सोल्व करेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा -0.480 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर यहां पे आ जाएगा, और वो आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अच्छा भाई, तो पहला बोल रखा है सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ ई सेल इज ग्रेटर देन 0। देखिए गैल्वेनिक सेल में क्या होता है बेटा, इधर आपका एनोड है, इधर आपका कैथोड है, ये आपका क्या है बेटा ये आपके इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये आपका क्या है बेटा सोल्ट ब्रिज हो गया, और यहाँ पे सॉल्यूशन होगा आपका, इधर सॉल्यूशन होगा, इस तरीके से। ये आपका जो लेफ्ट पार्ट है ये आपका लेफ्ट हाफ एनोडिक डिपार्टमेंट है बेटा, ये कैथोडिक डिपार्टमेंट है। कैथोड पे सबको पता है रिडक्शन होता है, एनोड पे बेटा ऑक्सीडेशन होता है, और ये आपने मान लीजिए इस तरह से कनेक्ट कर रखे हैं। ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे इस तरफ जमा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर होगी, तो करंट की उल्टी होगी। ये सारी बातें आपको पता हैं। हमें बताना क्या है, तो यहाँ पे 3 केस बन सकते हैं जो हम बोलते हैं ई नोट सेल। जैसे मान लीजिए हम डिफाइन करते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, अगर है ना, और ये तो आपका स्टैंडर्ड जो कंडीशन है उस पे जो सेल का जो है आपका
पोटेंशियल वो आया है। अगर आपका कोई और कंडीशन है तो उस पर आप ई सेल डिफाइन करते हो, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि ई सेल कैन बी लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इज इक्वल टू 0। तो अगर आप कर सकते हैं कि ई इज इक्वल टू, अपन बोलते हैं ना बेटा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, तो ई अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी मतलब आपकी लेफ्ट टू राइट रिएक्शन जाएगी, सेल काम करेगा, तो आपकी केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपका ई ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा जी लेस देन 0 है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, तो लेफ्ट टू राइट रिएक्शन होगी। अगर मान लो मैं कहूँ इक्वल टू 0 है तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ये क्या बेटा इक्विलिब्रियम पे है। और अगर आपका ये है मतलब कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगी, और अगर लेस देन 0 है तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो लेफ्ट टू राइट नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन राइट टू लेफ्ट तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए आपने इसको एनोड बना रखा है, इसको कैथोड, तो आप उल्टा कर दीजिए, ई नोट सेल में है ना, तो अगर आपका लेस देन 0 है अगर तो नॉन स्पॉन्टेनियस है लेफ्ट टू राइट, लेकिन अगर आप राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो रिएक्शन आपका राइट टू लेफ्ट हो सकती है उस केस में। तो हमने बोला कि भाई सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ ई सेल इज ग्रेटर देन 0, यस ई सेल ग्रेटर देन 0 है मतलब स्पॉन्टेनियस है, लेफ्ट टू राइट रिएक्शन हो जाएगी। अगर सेल रिएक्शन अगर ई सेल लेस देन 0 है तो रिएक्शन कहाँ होगी बेटा, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट होगी, ये भी ठीक है। और सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, विच इज द केस ऑफ ई सेल इज इक्वल टू 0 बिकॉज डेल्टा जी क्या हो जाएगा बेटा वहां पे 0। और फिर बोल रहे हैं ऑप्शन 4, तो तीनों सही है, तो गलत कौन हो गया, ऑप्शन 4 ही गलत है। तो ऑप्शन 4 क्या है, ई सेल इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। भाई नर्स्ट इक्वेशन भी आप जो लिखते हो उसमें भी टेम्परेचर की टर्म आती है, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स सा रिलेशन है लेकिन रिलेशन तो है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं है आपका पोटेंशियल, वहां पे अगर आप ई सेल लिखोगे तो ये आपका आएगा बेटा ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग एल एन क्यू नॉट लॉग। टेम्परेचर आ रहा है तो ई सेल इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ऑप्शन 4 गलत है। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 43, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट कौन है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट मतलब बेटा जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता हो, मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प ले सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मुझे क्या बताती है, अगर मैं इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं कि है ना लिथियम पोटाशियम बेरियम लेके 12 सरदार का नाम इस तरीके से, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, नीचे कॉपर आएगा, इस तरीके से मेरी रिएक्शन मतलब मैंने अरेंज किया है। तो जो टॉप पे है उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी है बेटा क्या, खुद ऑक्सीडाइज होने की। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्टेंट, जो दूसरों को रिड्यूस करे। तो खुद की ऑक्सीडाइज होने की मैक्सिमम कैपेसिटी किसकी है, वही क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो जो इसमें ऊपर मिलेगा उसकी ज़्यादा है। अब ऑप्शन देख लीजिए आप, आपको दे रखा है मैग्नीज, आपको दे रखा है क्रोमियम, आपको दे रखा है मैग्नीशियम, आपको दे रखा है सिल्वर, किसकी होगी भाई। देखिए लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, ये मैग्नीशियम, वैसे भी आप देख सकते हैं एस ब्लॉक का है, तो वो तो उनमें मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा है बेटा, वो वैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो कोई और एक्सेप्ट करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि है ना, वैसे भी देख सकते हैं एस ब्लॉक का था, मेटल था तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट कौन होगा, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 44 जो कि केमिकल काइनेटिक्स से है, अरेनियस इक्वेशन पे। हमें बताना है 1/T और ln k का जो प्लॉट होगा उसमें स्लोप क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है बेटा, आपको सिंपल रिएक्शन लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है अरेनियस इक्वेशन, और उसमें ln ले लेना है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44, तो मैंने कहा इक्वेशन होती है k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे ln ले लीजिए, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ln ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी विच इज़ नथिंग बट माइनस, ओके यहाँ पे तो प्लस ही आएगा अभी तक, माइनस ई ए बाई आर टी। तो रिएक्शन क्या बन गई बेटा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। और अब अगर आप प्लॉट करेंगे, किसका प्लॉट, मान लीजिए इधर में ln k है, इधर 1/T है, तो आपको दिख रहा है बेटा 1/T ये रहा, तो इसको लिख सकते हैं हम y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो m क्या आ रहा है, माइनस ई ए बाई आर, तो आपका स्लोप नेगेटिव है, और ये आपका हो जाएगा बेटा क्या, ln a। तो आपका स्लोप क्या आया यहाँ पे, माइनस ई ए बाई आर स्लोप आएगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन लिख के कंपेयर करना था, which is given in option number 1. So let's move to the last question of physical chemistry as well as last question of this particular paper. और last question क्या है बेटा, the first order reaction है आपके पास और उसका half life is 100 seconds.
फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ 100 सेकेंड्स है, पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो अगर आपको रिलेशन याद है तो आप सीधा भी कर सकते हैं भाई, है ना, ln2/k इज इक्वल टू टी हाफ, या तो वहां से कर लीजिए या फिर आप उस रिलेशन को डिराइव भी कर सकते हैं अगर याद नहीं रहता है तो। वैसे इतना बेसिक रिलेशन तो याद होना चाहिए। क्या बोला हमने, क्वेश्चन नंबर 45 कि भाई फर्स्ट ऑर्डर है तो माइनस डी ए बाई डी टी वुड बी इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। आप लिखेंगे तो माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू के डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको ए इनिशियल से ए फाइनल कर दीजिए, इसको जीरो से, या इसको ए फाइनल कर दीजिए, इसको जीरो से टी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस एल एन ए, वैल्यू पुट कर दीजिए, ए एफ बाई ए इनिशियल हो जाएगा इज इक्वल टू के टी हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा ए इनिशियल बाई ए फाइनल इज इक्वल टू के टी। इस तरह से हमें कुछ देखने को मिलेगा। या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए फाइनल इज इक्वल टू ए इनिशियल इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। अब मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ पे बेटा, हाफ लाइफ, मतलब ए फाइनल क्या हो जाए, ए इनिशियल बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से टी हाफ जो आएगा वो आ जाएगा ln2/k, और ln2/k आएगा। ln2 की वैल्यू आपको पता है बेटा 0.693, और k हमें निकालना है, टी हाफ दे रखा है, तो दैट वुड बी 0.693/टी हाफ एंड दैट इज गिवन एज 100 सेकेंड्स। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6.93 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि दो यहाँ से आएंगे, एक वहाँ से ले लिया है, तो इतना सेकंड इनवर्स जो है आपका आंसर आएगा बेटा। और ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो आसान क्वेश्चन था, फिजिकल केमिस्ट्री भी काफ़ी आसान थी। एक जो एड्जॉर्प्शन वाला क्वेश्चन था सरफेस केमिस्ट्री से, वो आप गलत कर सकते थे, लेकिन अगेन अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो वो भी सही होता। तो मेरे ख्याल से आपके 3 क्वेश्चन गलत हो सकते थे, बाकी आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे। तो 4 गलत कर लीजिए आप, 20 मार्क्स काट लीजिए, तो 160 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए था बेटा। तो पेपर आसान है, और अगला लेकिन थोड़ा सा अच्छा रहेगा पेपर, है ना, मतलब इतना बेसिक नहीं रहेगा, थोड़ा ठीक रहेगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।